अध्याय 1091 से 1095। हाल ही में डाकिया दायरे में बड़ी संख्या में चौंकाने वाली अफवाहें धीरे धीरे सामने आई और हर गुजरते दिन के साथ यह खबर व्यापक और उग्र रूप से फैलती गई। मैंने सुना है कि कल लिंग यून के हाथों सोल संप्रदाय के कुछ हजार अन्य शिष्य नष्ट हो गए। अभी आधे महीने से थोड़ा अधिक ही हुआ है, लेकिन सोल संप्रदाय पहले ही कम से कम 50 से 60 हजार शिष्यों को खो चुका है। इससे भी अच्छी बात यह है कि प्रतिदिन सामूहिक रूप से लिंग यून की खोज करने के बावजूद सोल सेक्ट उसके सिर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। मैंने तो ये भी सुना है कि उन्हें पता ही नहीं है कि लिंग यून आज तक कैसा दिखता है। क्या बकवास है। लिंग यून ने कम से कम हजारों सोल संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला है। ठीक है, कल ही उन्होंने 50,000 से अधिक शिष्यों को खो दिया। अब इसे आप लाशों के मैदान और खून की नदियां कहते हैं। मेरी माँ के भाई का सबसे बड़ा बेटा एक सोल संप्रदाय का शिष्य है और मैंने ये सीधे उसके मुंह से सुना था। अभी केवल लिंग यून नाम ही एक सोल संप्रदाय के शिष्य को हिला देने के लिए पर्याप्त है। कहो, तुम्हें क्या लगता है कि लिंग यून कौन है? ये लगभग वैसा ही है जैसे सोल संप्रदाय ने नर के जीवित राजा को उकसाया हो। अरे दोस्तों, ये नवीनतम समाचार सुनो। सोल संप्रदाय ने आज ही प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका अर्थ है कि सभी शिष्यों को बाहर जाने से मना किया गया है और उन्हें संप्रदाय के अंदर ही रहना होगा। ये बिल्कुल वास्तविक है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सर्वशक्तिमान आत्मा संप्रदाय वास्तव में इतना डरा हुआ है कि वे एक वास्तविक कछुए की तरह खुद में वापस आ गए। ये बहुत अच्छा है। अच्छा, वाह हा हा हा, शश, अपनी आवाज नीचे रखो। यदि आसपास सोल संप्रदाय का कोई व्यक्ति हो तो क्या होगा? वे इतने डरे हुए हैं कि वे अपने घोंसलों में छुपे हुए हैं, तो फिर डरने की क्या बात है? एक डाकिया क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता के लिए बहुत अच्छे ने यह वर्णन करना भी शुरू नहीं किया कि यह सुनना कितना सुखद था कि डाकिया क्षेत्र में कुख्यात निरंकुश आत्मा संप्रदाय ने अपने कई शिष्यों की हत्या कर दी थी, जिससे वे घबरा गए और उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्रतिबंध लगाओ। सबसे पहले उन्होंने केवल गुप्त रूप से इन घटनाओं पर चर्चा करने का साहस किया, लेकिन जैसे जैसे चर्चा अधिक गर्म होती गई और सोल सेक्ट के प्रतिबंध की खबर फैलती गई, पूरे डाकिया क्षेत्र का सामान्य माहौल कुछ ही दिनों में एक अजीब उत्साही स्तर तक बढ़ गया। ये लगभग ऐसा था मानो वे एक नए के आने का जश्न मना रहे हो वर्ष। इसके अलावा लिंग यून का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया कि बूढ़े और जवान भी इसके बारे में जानते थे। ब्लैक सोल दिव्य संप्रदाय। टकराना। एक पत्थर की मेज टुकड़े टुकड़े हो गई और लेई कियानफेग ने बर्तन के तले जैसी गहरी अभिव्यक्ति के साथ चिल्लाते हुए कहा, वह कौन है जिसने ये खबर फैलाई? यह अस्वीकार्य है। ये लिंग यून ही होगा जिसने ये किया। नहीं, लेकिन लेई तियानगांग ने अपना सिर हिला दिया। लिंग यून के लिए इस जगह से 500 किलोमीटर से आगे जाना बिल्कुल असंभव है। अकेले इतने कम समय में इस राज्य में अफवाहें फैलाने का कोई तरीका नहीं है। उसका एक साथी हो सकता है और यह साथी भी डाकिया क्षेत्र का निवासी है। अधिक सटीक रूप से कहें तो ऐसा लगता है कि यह खबर डाकिया शहर से फैली है, इसलिए यह अत्यधिक संभावना है कि उसका साथी इस जगह की शक्तियों में से एक है। वे भी काफी बड़े होंगे। आपके शब्द समझ में आते हैं, चीफ हॉल मास्टर, लेकिन मैं वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता कि कौन सा संप्रदाय या शक्ति इस तरह का अपराध करने के लिए पर्याप्त साहसी है। उस बेकार बकवास को किसी और समय के लिए सहेज कर रखें। लेई कियानफेंग ने गुस्से में कहा, लिंग यून को पकड़ने के बाद वे गंदे आम लोग स्वाभाविक रूप से अपना मुंह बंद कर लेंगे। यदि वास्तव में डाकिया क्षेत्र में उसका कोई साथी है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका दुखद अंत हो। तुम्हारे पास आधे महीने का समय बचा है। लेई कियानफेंग की आंखों की चमक आश्चर्यजनक रूप से निर्दयी थी। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन से तरीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन आपको आधा महीना पूरा होने से पहले उसे अवश्य ढूंढना होगा। मैं अपने हाथों से उसके शरीर की हर हड्डी को कुचल दूंगा और उसे मरने पर मजबूर कर दूंगा। सोल संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग लेई कियानदू ने कहा, पिछले कुछ दिनों से लिंग यून के तरीकों को देखते हुए उन्होंने जिन शिष्यों पर हमला करने के लिए चुना, वे सभी दैवीय क्लेश क्षेत्र के अंतर्गत हैं। तथ्य यह है कि वह कभी भी किसी दैवीय क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता है। इसका मतलब है कि उसकी गहन शक्ति शायद अधिक नहीं है। इसके अलावा वह कभी भी एक बार में 200 से अधिक लोगों की हत्या नहीं करता है, लेकिन वह अपने पीछे कोई निशान भी नहीं छोड़ता जिससे उसका पता चल सके। ये सभी सुराग उसके कम साधना लेकिन उच्च स्तर की गुप्त क्षमता की ओर इशारा करते हैं। शायद वह वास्तव में अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम हो सकता है। हालांकि जो सबसे चौंकाने वाली बात है वह है उसकी मानसिक शक्ति। उद्धरण चिन्ह।
मैं हाल ही में कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड पलट रहा हूं और मुझे मानसिक शक्ति के माध्यम से अदृश्य रूप से दूसरों को मारने वाले लोगों के बारे में कई रिकॉर्ड मिले हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश विधियां न केवल विकसित करने में बहुत कठिन और अविश्वसनीय रूप से जोखिम भरी हैं, बल्कि ये सभी मध्य सितारा क्षेत्र या ऊपरी सितारा क्षेत्र से सच्चे ईश्वर की विरासत है। उदाहरण के लिए, ज़ेन अवेकनिंग रियलम में मर्डर मंत्र का नो माइंड प्यूरिफिकेशन है, जो कुछ ही सांसों में हर किसी की चेतना को मिटा सकता है। फ्लेम गॉड रियलम में एक विशेष डोमेन है जो बड़े पैमाने पर हमला करने के लिए अग्नि और आत्मा की ऊर्जा को मिला सकता है, जो उनके दुश्मनों की आत्माओं को जलाकर शून्य कर देते हैं। और पश्चिमी दिव्य क्षेत्र के ब्लू ड्रैगन दायरे का आई सोल एब्सोल्यूट डोमेन सम है। उद्धरण चिन्ह, मैं ऐसी बेकार बातें नहीं सुनना चाहता। लेई यानफेग ने उसे मोटे तौर पर काट दिया। भले ही लिंग युन शुद्ध चंद्रमा क्षेत्र से नहीं आता है, फिर भी ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वह मध्य सितारा क्षेत्र या ऊपरी सितारा क्षेत्र से आता है, अन्यथा उसे इतनी गुप्तता से कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि उसे पकड़ने में आपको कितना समय लगेगा। लेई तियानगांग ने ध्यान से कहा, संप्रदाय मास्टर, मैंने पहले ही 64 हॉलों को 200 टीमों में पुनर्व्यवस्थित कर दिया है। प्रत्येक टीम की सुरक्षा कम से कम 2 दिव्य क्लेश क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा की जाएगी। जब रात होगी तो वे कुछ स्थानों पर घात लगाकर बैठेंगे जहां लिंग युन के दिखाई देने की सबसे अधिक संभावना है। वे शायद कुछ परिणाम देने में सक्षम होंगे। जब लेई तियानगांग ने अंतिम 2 पंक्तियां कही तो वह स्पष्ट रूप से अनिश्चित लग रहे थे। उन्होंने जल्दी से कहा, फिर भी सबसे अच्छा तरीका अभी भी लिंग युन के परिवार या कुछ संवेदनशील जानकारी का पता लगाना है ताकि हम उसे खुले में आने के लिए मजबूर कर सकें। शुद्ध चंद्रमा क्षेत्र आखिरकार डाकिया क्षेत्र नहीं है, और शुद्ध चंद्रमा क्षेत्र डाकिया क्षेत्र से कई गुना बड़ा है। जिन लोगों को हमने भेजा था वे लिंग युन के संबंध में किसी भी जानकारी का पता लगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें अभी तक कुछ न मिला हो, लेकिन मुझे यकीन है कि अगले कुछ दिनों में वे हमारे लिए अच्छी खबर लाएंगे। कृपया निश्चिंत रहें, संप्रदाय मास्टर। ऐसा ही होता तो बेहतर होता। लेई यानफेग का हर शब्द चौंकाने वाली मात्रा में हत्या के इरादे से भरा हुआ था। अन्यथा, यदि दिव्य मार्शल क्षेत्र को अपनी सजा देनी होगी और मुझे कठिन समय से गुजरना होगा, तो आप में से बाकी लोग भी मेरे साथ पीड़ित होंगे। ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला। लेई कूनफेंग और लेई क्विंगली सोल संप्रदाय के 36वें हॉल के 2 महान वाइस हॉल मास्टर थे। पिछली रात वे लेई तियानगांग के आदेश के तहत 36वें हॉल के 100 या इतने ही विशिष्ट शिष्यों को रात और घने कोहरे की आड़ में ब्लैक सोल माउंटेन तक ले गए। फिर वे फैल गए, खुद को सूखे झाड़ियों के झुरमुटों के भीतर छिपा लिया और जितना हो सके अपनी आभा को छिपा लिया। उन्हें सख्त आदेश भी दिया गया कि कोई आवाज नहीं निकालनी है। वे पूरी रात अंधेरे और सन्नाटे में इंतजार करते रहे। हालांकि उनका घात प्रार्थना करने जैसा था कि लिंग युन किसी तरह उनके क्षेत्र से गुजर जाए। सच तो यह था कि लगातार आधे महीने तक खेले जाने के बावजूद वे उसकी परछाई की एक झलक पाने में भी असफल रहे थे, जिससे वे सोचने में असमर्थ हो गए थे इससे बेहतर विचार। जैसे जैसे दिन उज्जवल होता गया और धूसर कोहरा छंटने लगा, वे, जैसा कि अपेक्षित था, एक बार फिर अपनी खदान से चूक गए। हालांकि लेई कूनफेंग और लेई किंगली अपने मूल स्थानों पर तब तक बैठे रहे जब तक कि सूरज पूरी तरह से ऊपर नहीं आ गया और भूरा कोहरा पूरी तरह से गायब नहीं हो गया, इससे पहले कि उन्होंने अंततः एक दूसरे को ध्वनि संचरण भेजा और घास से ऊपर कूद गए। इकट्ठा करो, लौट आओ, लेई कूनफेंग ने दहाड़ लगाई। हालांकि एकमात्र चीज जिसने उसे उत्तर दिया वह भयानक चुप्पी थी। वह प्रत्येक शिष्य की आभा को समझ सकता था, लेकिन एक भी व्यक्ति ने उसकी कॉल का उत्तर नहीं दिया। लेई कूनफेंग और लेई किंगली के भाव अचानक बदल गए। लेई कूनफेंग ने झट से हवा में छलांग लगा दी और अपनी हथेली को नीचे जमीन की ओर धकेल दिया। कई किलोमीटर के दायरे में झाड़ियों को हवा में उठा दिया गया और उनके बगल में प्रत्येक शिष्य के शव भी थे जो वे अपने साथ लाए थे। थम्प 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 थम्प। सोल संप्रदाय के शिष्य पकौड़ी की तरह नीचे गिर पड़े। उनकी आंखें गोल, बिल्कुल कांच जैसी थी और बिल्कुल मृतकों की तरह लग रही थी। हालांकि किसी कारण से उनकी आभा बिल्कुल बरकरार थी। लेई फैनकुंग और लेई किंगली एक ही समय में अचंभे में पड़ गए। हालांकि लेई कूनफेंग को पहले भी इसी तरह का अनुभव हुआ था, फिर भी वह मदद नहीं कर सका, लेकिन पूरी तरह से ठंडा महसूस कर रहा था। इस बीच इस दृश्य ने लेई क्विंगली को उसके जीवन की किसी भी अन्य चीज से अधिक स्तब्ध कर दिया। अगर मरने वालों की संख्या 10 गुना भी बढ़ जाए तो भी उन्हें आज जितना सदमा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह ... वहां वास्तव में कोई भूत नहीं हो सकता, क्या वहां हो सकता है?
वह सोल सेक्ट के एक हॉल के वाइस हॉल मास्टर थे और लेई किंगली को वास्तव में उनकी आवाज कांपती हुई लगी। इसी समय सामने से एक फीकी रक्त आभा उड़ी। जब लेई कूनफेंग को इसका पता चला तो वह तेजी से आगे बढ़ा और एक शिष्य के शरीर पर पलट गया। शिष्य की पीठ पर उसने खून से लिखे छोटे छोटे शब्दों की कुछ पंक्तियां देखी। लौटे और लेई कियानफेंग को बताए कि उसके पास अपनी खेती और अपने चारों अंगों को नष्ट करने के लिए 3 दिन का समय है, अन्यथा मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि वह जीवन भर पछतावे में डूबा रहे। लिंग यून, ये वास्तव में लिंग यून है। लेई किंगली अभी भी उस बड़े सदमे से उबर नहीं पाई है, लेकिन लेई कूनफेंग का चेहरा काला पड़ गया। खून अभी तक पूरी तरह से सूखा नहीं है, इसलिए शायद उसने बहुत पहले हमला नहीं किया है। इसका मतलब है कि वह अभी तक बहुत दूर नहीं पहुंचा है। आइए हम शीघ्रता से उसे खोजें। 2 वाइस हॉल मास्टर तुरंत हवा में उठे, अपनी आध्यात्मिक धारणा फैलाए और हर जगह देखा। सोल संप्रदाय में हर कोई निश्चित था कि लिंग यून में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा छुपाने की क्षमता होनी चाहिए। इसके अलावा उनका मानना था कि वह चालाक और सतर्क था। उन्होंने सोचा कि वह तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक कि वह अपनी सुरक्षा के बारे में पूरी तरह आश्वस्त न हो जाए। एक बार जब वह अपनी हत्याओं में सफल हो जाता तो वह तुरंत दूर भाग जाता। लेकिन उन्हें सपने में भी विश्वास नहीं होगा कि यू चे न केवल अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा सकता है, बल्कि अदृश्य भी हो सकता है। मून स्प्लिटिंग कैस्केड की उत्पत्ति न केवल प्राचीन आइस फीनिक्स से हुई, बल्कि यह एक दिव्य तरीके से गहन तकनीक थी जो आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनन से भी उच्च स्तर पर थी। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे केवल म्यूज वानेन ही महान पूर्णता के साथ विकसित करने में सक्षम था। निचले सितारा क्षेत्र के गहन अभ्यासी को इसकी जानकारी तो बहुत कम थी। कुछ दूरी पर एक अदृश्य यून चे ने आकाश में बिना सिर वाली मक्खियों की तरह उड़ती हुई 2 आकृतियों पर कुछ नजर डाली और एक व्यंग्य भरी आवाज निकाली। वह लगातार पश्चिम की ओर बढ़ता गया। सोल सेक्ट के 2 महान वाइस हॉल मास्टर ने पहले ही कई बार अपनी आध्यात्मिक धारणा के साथ उसके वर्तमान स्थान को देखा और स्कैन किया था, लेकिन उन्हें कभी भी एहसास नहीं हुआ कि वह वहां था। एक सुरक्षित दूरी पर पीछे हटने के बाद यून चे ने अपनी गहरी ताकत को थोड़ा बढ़ाया और गति बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि उनका फिगर सामने आ गया। पहला कदम लगभग पूरा हो चुका है। सोल सेक्ट को उनका दूसरा महान उपहार देने का लगभग समय आ गया है। यून चे ने अपने दिल पर हाथ रखा और धीरे से कहा, हे लिन, मैं उनसे वुड स्पिरिट रेस के लिए बकाया रक्त ऋण का 10,000 गुना भुगतान करवाऊंगा। जैसे ही वह प्रकट हुआ और क्षेत्र से तेजी से दूर जाने वाला था, उसे अचानक सामने से एक फीकी लेकिन परिचित आभा का पता चला। यह आभा, क्या ऐसा हो सकता है? वह अपने नीचे एक झाड़ी पर नजर डालने से पहले तेजी से आगे बढ़ा। उसने तुरंत देखा कि आकर्षक इंद्रधनुषी रंग की लंबी पोशाक पहने एक खूबसूरत आकृति उसकी ओर तेजी से बढ़ रही है। यह कोई और नहीं बल्कि छोटी जैस्मीन थी। वह यहाँ क्यों थी? यह एक संयोग हो सकता था, लेकिन जैसे ही यून चे की नजर पूरी तरह से उस पर टिकी, छोटी जैस्मीन ने भी ऊपर देखा और उसे नोटिस किया। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। ची यू चे का दिल उछल पड़ा और वह तुरंत उसकी ओर दौड़ा। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। घाटी में एक अत्यंत मधुर चीख गूंज उठी। मैं यही हूँ, जीजा जी। लेई कूनफेंग और लेई किंगली भले ही इस जगह से बहुत दूर हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक धारणाएं अभी पूरी तरह से विस्तारित थी। छोटी जैस्मीन की आवाज टकराते हुए क्रिस्टल की तरह कर्कश थी, इसलिए अगर वे हाई अलर्ट पर नहीं होते तो भी शायद उन्होंने उसकी आवाज पकड़ ली होती। यू चे ने चील की तरह आसमान से झपट्टा मारा, छोटी जैस्मीन को पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ से उसके होठों को मजबूती से ढक दिया। तुरंत उसकी आभा को छिपी हुई बहती बिजली से बंद करके वह जमीन की सतह के करीब रहते हुए तेजी से क्षेत्र से दूर उड़ गया। वह उसे चुपचाप 2 विशाल पहाड़ी चट्टानों के बीच एक दरार में ले गया। चुप रहो, यून चे ने दांत भींचते हुए कहा और उसे संघर्ष करने से रोकने के लिए अपनी गहन ऊर्जा से उसकी गतिविधियों को बंद कर दिया। उसने उसकी आभा को छिपी हुई बहती बिजली से बंद करना जारी रखा और उसकी नाक और मुंह को अपनी हथेली से ढक दिया क्योंकि वह चिंतित था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नन्ही जैस्मिन हिल नहीं सकती थी, थोड़ा सा शोर भी नहीं कर सकती थी। केवल एक चीज जो वह कर सकती थी वह थी यू चे को अपनी मासूम आंखों से घूरना। जैसा कि अपेक्षित था, लेई कूनफेंग और लेई किंगली जल्द ही 2 बवंडर की तरह आ गए क्योंकि वे ठीक उसी स्थान पर उतरे जहां यून चे और लिटिल जैस्मीन पहले थे। ये किसी लड़की की आवाज जैसी लग रही थी। वह अचानक गायब क्यों हो गई? वह लड़की स्पष्ट रूप से किसी के लिए चिल्ला रही थी, उसे पास में होना होगा। आइए उसे तुरंत ढूंढें। यून चे को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह बर्फ में ढका हुआ था।
उसे एक मांसपेशी भी हिलाने की हिम्मत नहीं हुई। हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग और मून स्प्लिटिंग कैस्केड के साथ वो पूरी तरह से निश्चित था कि उससे खोजा नहीं जाएगा, भले ही दोनों उसके 30 मीटर के भीतर आ जाएं। हालांकि ये केवल उस पर ही लागू होता था। हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग किसी अन्य व्यक्ति पर काम कर सकती है, लेकिन मून स्प्लिटिंग कैस्केड बिल्कुल नहीं कर सकती। उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग अकेले ही उसे, या बल्कि लिटिल जैस्मीन को खोज से छिपाने के लिए पर्याप्त थी, जब उसका सामना दो विरोधियों से हुआ जो उससे कहीं अधिक बड़े साधना क्षेत्र के थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। लेई कुनफेंग दक्षिण की ओर गए और लेई क्विनफेंग पश्चिम की ओर गए। वे दोनों धीरे धीरे जहां थे वहां से भटक गए। यू चे ने गोल आंखों वाली, दयनीय दिखने वाली छोटी जैस्मीन पर नजर डालने से पहले एक गुप्त राहत की सांस ली। उसने धीमी आवाज में कहा, वे दोनों लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। यदि वे हमें ढूंढ लेते हैं तो हम दोनों मर चुके हैं, क्या आप समझते हैं? इसलिए न तो बात करें और न ही जोर जोर से सांस लें। अगर समझ में आए तो एक बार आंखें झपका लो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नन्ही जैस्मिन ने लगातार 2 बार जोर से पलकें झपकाई। तभी यू चे ने छुपी हुई बहती बिजली को संभालते हुए धीरे से अपने हाथ हटा दिए। वह छोटी जैस्मीन को चुपचाप इस जगह से दूर ले जाने के लिए तैयार था। जैसी कि उम्मीद थी, छोटी जैस्मीन ने कुछ नहीं कहा। उसने बस उस पर एक व्यथित दृष्टि डाली, अपनी छोटी सी नाक को रगड़ा, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसे यू चे के कठोर व्यवहार के कारण चोट लगी है। और हाचू, एक बेहद तेज छींक के कारण यून चे के शरीर का हर बाल अपने सिरे पर खड़ा हो गया। मैटिल्डा, 8%। बिना एक बार भी सोचे, यू चे ने छोटी जैस्मीन को पकड़ लिया, अपनी गहरी ऊर्जा का विस्फोट किया और दूर की ओर उड़ गया। उसी समय 2 शक्तिशाली आभाएं सोल बाइंडिंग थंडर रोप्स की तरह उसकी आकृति पर मजबूती से बंद हो गई। यून चे ने तूफानी तीर की तरह प्रहार करते हुए अपनी गति सीमा तक बढ़ा दी, लेकिन उसके पीछे के 2 आभामंडल उसकी पूंछ पर बंद थे और उनमें से एक धीरे धीरे करीब भी आ रहा था। वाह! जब यू चे अपने दांत पीस रहा था, दूसरी ओर छोटी जैस्मीन उत्साह से भरी हुई जोर से चिल्लाई, जीजा जी, वो दोनों कौन है? वे हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? चुप रहो, यून चे धीमी आवाज में दहाड़ा। छोटी जैस्मीन ने अपना सिर घुमाया और पीछे से लोगों को पुकारा, तुम बड़े बुरे लोग हो, अगर तुम कर सकते हो तो हमें पकड़ने की कोशिश करो। मेरे बहनोई लिंग युन है, जो इस समय डाकिया क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति है। मैं तुम लोगों से तनिक भी नहीं डरता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे को उसे दूर, बहुत दूर फेंकने की अतुलनीय तीव्र इच्छा महसूस हुई। लिटिल जैस्मीन से 2 शब्द लिंग यून सुनकर लेई कुनफेंग और लेई किंगली की गहन आभा और गति में एक बार फिर विस्फोटक वृद्धि हुई। लेई कुनफेंग की गहन ताकत लेई किंगली की तुलना में अधिक थी। बाद वाले की गति लगभग यू चे के समान ही थी, जबकि पहला धीरे धीरे अपने लक्ष्य के और करीब आ रहा था। ये देखकर कि उसका दुश्मन 1.5 किलोमीटर से भी कम दूर था, यू चे ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने अपना हाथ फैलाया, जिससे एक तूफान आया जो छोटी जैस्मीन को चिल्लाते हुए दूर तक ले गया। फिर वह अचानक अपनी जगह पर रुका, घूमा और अपने पूरे शरीर से अपनी गहन शक्ति को तीव्रता से प्रवाहित किया। बूम! पूरे स्थान पर उभरती हुई लहरों की तरह गूंजती हवा की विस्फोटक ध्वनि के बाद पलक झपकते ही लेई कुनफेंग यू चे से पहले पहुंच गए। इसके तुरंत बाद लेई क्विंगली भी उनके पास आ गई। दोनों की निगाहें और आभा यून चे पर मजबूती से टिकी हुई थी। तो आप लिंग यून चे को ध्यान से देखते समय उन्हें अपने दिलों में उसकी पहचान के बारे में कम से कम 60% संदेह महसूस हुआ। उन्हें आश्चर्य हुआ, यू चे की गहन शक्ति की आभा दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही थी। क्या ये वास्तव में वह युवक था जो दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में था, जिसने इतने सारे लोगों की जान लेकर हमारे प्रतिष्ठित संप्रदाय को ऐसी कठिन स्थिति में मजबूर कर दिया? इसके अलावा उसने जो गति प्रदर्शित की थी वह भी कुछ ऐसी थी जिसे दिव्य आत्मा क्षेत्र के किसी व्यक्ति को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। हे, यून चे ने व्यंग्य किया, आप वापस लौट सकते थे और अपने संप्रदाय के गुरु को रिपोर्ट कर सकते थे। तुम बाहर कूदने और मौत की तलाश करने पर इतने अड़े क्यों हो? यू चे के पास भागने की बेहद मजबूत क्षमता थी। यदि वह छुपी हुई बहती बिजली के साथ अपने गहन हैंडल का उपयोग करता है, तो उसके दुश्मनों के आभामंडल को लॉक करने और पीछा करने के कार्यों में हस्तक्षेप करने की बहुत अधिक संभावना होगी। मून स्प्लिटिंग कैस्केड की आभा पृथक्करण क्षमता के साथ सफलता दर एक बार में कई गुना बढ़ जाएगी। एक बार जब उसने खुद को अपने ऊपर बंद आभामंडल से मुक्त कर लिया, तो वह खुद को पूरी तरह से छुपा सकता था, जिससे उसे ढूंढना बेहद मुश्किल हो जाता था।
ये कहा जा सकता है कि यदि वह लेई कुनफेंग और लेई किंगली को हिलाना चाहता है तो यह उसके लिए काफी सरल और आसान काम होगा। लेकिन ये तभी संभव था जब वह अकेले थे। यदि वह छोटी जैस्मीन को अपने साथ ले जा रहा था तो समान परिणाम प्राप्त करना बिल्कुल असंभव था, जब तक कि उसने वास्तव में उसे फेंक नहीं दिया। यू चे निश्चित रूप से उन लोगों की रक्षा करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा जिन्हें वह अपने लिए महत्वपूर्ण मानता था, यहाँ तक कि अपनी जान जोखिम में डालकर भी। लेकिन वह निश्चित रूप से एक शूरवीर व्यक्ति भी नहीं था। इसे दूसरे शब्दों में कहें तो वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मूर्खतापूर्वक एक ऐसे भारी जोखिम का सामना करेगा जो संभवतः एक ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल सकता है जिसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं था। उसे लिटिल जैस्मीन को तुरंत छोड़ देना चाहिए था और फिर अपनी सर्वोच्च गति से भाग जाना चाहिए था। लेकिन किसी वजह से ऐसा कोई विचार उसके दिमाग में नहीं आया और उसे खुद भी ठीक ठीक पता नहीं था कि इतने समय तक उसने इस बारे में क्यों नहीं सोचा। शायद उसके द्वारा खुद को जबरन लिटिल जैस्मिन कहने से उसके दिमाग के कुछ हिस्से पर अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ा था। उनका ऐसे शब्द कहना व्यक्तिगत रूप से लिंग युन के रूप में अपनी पहचान स्वीकार करने से अलग नहीं था। लेई कुनफेंग और लेई किंगली के चेहरे पर क्रोध की झलक दिखाई दी और उनकी गहन ऊर्जा तुरंत उनके शरीर पर उभरने लगी। तो आप वास्तव में लिंग युन है। बहुत अच्छा, आपने वास्तव में हमें आपकी तलाश में कड़ी मेहनत करवाई है। देखते हैं इस बार तुम हमसे कैसे बच पाते हो। यह आदमी अतुलनीय रूप से चालाक है। हमें कुछ भी कहने के बजाय उसे तुरंत पकड़ लेना चाहिए। लेई कुनफेंग ने गुस्से में दहाड़ लगाई क्योंकि हवा की धाराएं बेतहाशा उसके चारों ओर बह रही थी। उनके ठीक बाद लेई किंगली ने भी अपनी चाल चली। दोनों लोगों ने बाएं और दाएं दोनों तरफ से सीधा हमला किया था। यू चे के दिमाग में कई तरह के विचार आते ही उसकी भौहें तन गई। वह वर्तमान में ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय के दो शक्तिशाली वाइस हॉल मास्टर्स का सामना कर रहा था। लेई किंगली दिव्य क्लेश क्षेत्र के चौथे स्तर पर थे और लेई कुनफेंग दिव्य क्लेश क्षेत्र के 5वें स्तर पर थे। उनमें से किसी एक से निपटना मुश्किल से संभव होगा, इसलिए यदि वह एक ही समय में उनका सामना करेगा तो उसके जीतने की कोई संभावना नहीं होगी। उसे एक आश्चर्यजनक हमला करना होगा और जितनी जल्दी हो सके उनमें से एक का निपटान करना होगा। CLN के निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद उसने बिना देर किए स्वर्ग पर वार करने वाली तलवार निकाल ली। उनके प्रतिद्वंद्वी द्वारा उत्सर्जित बल में अचानक उछाल ने लेई कुनफेंग और लेई किंगली को चौंका दिया। हालांकि बल खतरनाक हद तक नहीं बढ़ा था, लेकिन इसे दैवीय आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक गहन अभ्यासी से उत्सर्जित नहीं होना चाहिए। उनके दिलों में घबराहट महसूस होने के बावजूद उनकी गतिविधियों में कोई ठहराव नहीं आया। इसके विपरीत वे और भी उग्र हो गए। क्रूर सांपों की तरह बिजली की दो काली धारियां युनचे की ओर झपटी। हालांकि हमले उसे मारने के लिए नहीं थे, क्योंकि लेई तियानगांग और लेई कियानफेंग ने उन्हें बार बार उसे जीवित पकड़ने के लिए कहा था। दो बिजली वाले सांप एक ही समय में लक्ष्य से चूक गए। जब वे एक दूसरे से टकराए तो बिजली की प्रचंड ऊर्जा हवा में मकड़ी के जाले की तरह उड़ गई और तुरंत आकाश को धुंधला कर दिया। युन चे पहले ही उनके पीछे आ चुका था। इससे पहले कि लेई कुनफेंग और लेई किंगली मुड़ सके, तुरंत उनकी आंखों में एक नीली रोशनी चमक उठी, क्योंकि उन्होंने सीधे ड्रैगन सोल डोमेन को खोल दिया। अचानक एक अजगर की छवि प्रकट हुई और उसकी दहाड़ से आकाश हिल गया। लेई कुनफेंग और लेई किंगली को अपने शरीर एक साथ कांपते हुए महसूस हुए, जिसके बाद वे डर की खाई में गिर गए। उनकी शक्ति और गहन ऊर्जा एक पल में उनके शरीर से बाहर निकल गई। बूम! जैसे ही उसने रंबलिंग हेवन को सक्रिय किया, युनचे से गहन ऊर्जा फूट पड़ी और वह आगे बढ़ गया, जैसे कि वह एक जंगली जानवर था जो अचानक जाग गया था। एक पल के भीतर उसने बेहतर लक्ष्य चुनने के बारे में नहीं सोचा और बस लेई कुनफेंग पर अपनी तलवार मार दी, जो उसके थोड़ा करीब था। ड्रैगन आत्मा के प्रभाव के कारण डर से कांपते हुए लेई कुनफेंग को लगा कि एक बड़ा खतरा उसके पास आ रहा है। उसने सहज रूप से अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन अपनी गहन ऊर्जा का मुश्किल से 20% ही उपयोग कर सका। वह आधे रास्ते में ही अपने हाथ ऊपर उठा रहा था जब यू चे की पूरी स्विंग उसके सिर पर बेरहमी से लगी। बूम! मानो उसके सिर में ज्वालामुखी फट गया हो। लेई कुनफेंग के उड़ते ही पूरे स्थान पर एक आसमान हिला देने वाला धमाका गूंज उठा। एक पल में उसका शरीर उसके पिछले स्थान से दर्जनों किलोमीटर दूर जमीन पर धंस गया। यह अज्ञात था कि वह जीवित था या मृत। कुनफेंग घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ से लेई किंगली को बहुत झटका लगा, लेकिन उसके चिल्लाने के ठीक बाद उसे पता चला कि युन चे पहले से ही एक निडर तलवार की आभा लेकर उसके पास आ गया था।
भले ही लेई किंगली का दिमाग अभी अभी मिले डर के कारण अव्यवस्थित था, वह बिजली की तरह पीछे की ओर पीछे हट गया और जल्दी से अपना काला सोल भाला निकाल लिया। अभी अभी का भयावह दृश्य देखने के बाद उसमें अपने दुश्मन को हल्के में लेने की जरा भी हिम्मत नहीं हुई। काले आत्मा भाले पर काली बिजली कुछ ही समय में अपनी चरम शक्ति पर पहुंच गई और उसने गगनभेदी धातु ध्वनि के बीच सीधे यूचे की छाती को निशाना बनाया। एक तेज आवाज के बाद काले सोल भाले की नोक तेजी से 100 मीटर से अधिक बढ़ गई और यूचे के शरीर को भेद गई। लेकिन उसके बाद जो एकमात्र चीज बची थी वह एक टूटी हुई छवि थी। इस पर लेई किंगली की प्रतिक्रिया अतुलनीय रूप से तेज थी और उसकी हरकतों में एक सेकंड के लिए भी कोई रुकावट नहीं थी। उसके काले आत्मा भाले के चारों ओर लिपटी हुई बिजली उसकी पूंछ का उपयोग करते हुए एक अजगर की तरह उसके पीछे से गुजरी। भाले जैसे हथियार की श्रेष्ठता इस समय पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। जैसे ही बिजली उस जगह पर गिरी, आसपास का कई 100 किलोमीटर का क्षेत्र भाले की छवि और बिजली की रोशनी से ढक गया। बजना। जब भाले और तलवार की टक्कर हुई तो दोनों के भीतर मौजूद ऊर्जा एक साथ फूट पड़ी। बूम बूम, एक बड़ी ध्वनि उत्पन्न हुई जिससे पृथ्वी हिल गई और पर्वत हिल गया। यूनचे तुरंत भयानक ऊर्जा तूफान से उड़ गया, जबकि लेई क्विंगली का शरीर तीव्रता से हिल गया क्योंकि वह सीधे जमीन पर गिर गया था। उसने किसी तरह अपनी मुद्रा को स्थिर किया, क्योंकि मुंह से खून लगभग बह निकला था। क्यों? क्या उसके पास इतनी भयानक शक्ति है? लेई किंगली अपने दिल में डर गया था, लेकिन इससे पहले कि वह सांस ले पाता, उसने अचानक महसूस किया कि एक खतरनाक आभा उस पर दबाव डाल रही है। ऊपर आसमान में यूचे का पूरा शरीर आग से जल रहा था। वह नीचे की ओर गिरा, रास्ते में हवा को फाड़ देने वाली एक लंबी ध्वनि उत्पन्न हुई, फीनिक्स की लाल और चमकदार छवि। लेई क्विंगली ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। वह पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यूनचे हवा में रहते हुए भी इतनी तेजी से पलटवार कर सकता है, और विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जब वह उड़ गया था। जैसे जैसे लो की छवि उसकी आंखों की पुतलियों में तेजी से बढ़ती गई, उसकी आत्मा के दबे होने का एहसास और भी भयानक होता गया। काले आत्मा वाले भाले को हाथ में उठाते समय उसके हृदय में भय बहुत तेजी से और भी अधिक बढ़ गया। वह वास्तव में यूचे के हमले का सीधे सामना करने से बच गया और इसके बजाय जितना संभव हो सके तुरंत पीछे हटने के लिए प्रभाव का उपयोग करने के लिए ब्लैक सोल भाले को जमीन पर जोरदार तरीके से तोड़ दिया। बूम! आसपास के 10 से अधिक छोटे पहाड़ जमींदोज हो गए। आग की रोशनी आकाश में इतनी ऊंचाई तक पहुंच गई कि उसका अंत देखना संभव नहीं था। जैसे ही आग की लपटें फूटी, यूचे की आकृति टूटते तारे की तरह चमक उठी। उसे ठीक से सांस लेने का भी समय देने का उसका कोई इरादा नहीं था। हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड ने एक बार फिर से हमला शुरू कर दिया, क्योंकि फीनिक्स की लपटों से घिरी हेवनली वुल्फ की छवि सीधे लेई क्विंगली की ओर बढ़ी। लेई किंगली को अभी भी अपने शरीर को संतुलित करना बाकी था, क्योंकि वह हड़बड़ाहट में पिछले हमले से बच गया था, लेकिन स्वर्गीय भेड़िए की छवि सीटी की आवाज के साथ उसके सामने पहले ही आ चुकी थी। जैसे ही उसने अपनी संपूर्ण गहन ऊर्जा को अपने शरीर से प्रवाहित किया और काले आत्मा भाले के साथ स्वर्गीय भेड़िए की छवि का दृढ़ता से विरोध किया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। फिर उसने जोर से दहाड़ लगाए और किसी तरह स्वर्गीय भेड़िया स्लैश की शक्ति को रद्द कर दिया। लेकिन जब स्वर्गीय भेड़िया की छवि बिखर गई, तो यूचे अपनी तलवार से नीचे आ गिरा, जैसे कोई छाया आत्मा का पीछा कर रही हो। जिस समय वह लेई किंगली के करीब आ रहा था, उसकी आंखों का रंग आश्चर्यजनक रूप से लाल हो गया था। यह आदमी सांस लेने में सक्षम होने की बात तो दूर, लेई किंगली के पास किसी भी चीज पर विचार करने का भी समय नहीं था। उसने जोर से चिल्लाया, मानो अपनी हताशा को प्रकट कर रहा हो, और अपने काले सोल भाले से आने वाले हमलों को तेजी से झेला। बूम 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 बूम। ये स्पष्ट था कि भारी तलवार को संभालना सबसे कठिन हथियार था, लेकिन वह तूफान की तरह उन्मत्त होकर हमले कर रहा था। लेई किंगली घबराकर हमलों का विरोध करते हुए पीछे हटती रही। हर बार जब वह तलवार रोकता, तो ऐसा महसूस होता मानो उस पर कोई पहाड़ हमला कर रहा हो, जिससे लगातार हिलने के कारण उसके सभी आंतरिक अंग लगभग फट गए। यूचे की आंखें लाल थीं और उसकी भुजाएं खून से लथपथ थीं, लेकिन उससे निकलने वाली उग्र शक्ति और उसकी तलवार की ताकत में कोई कमी नहीं दिखी, जिससे लेई क्विंगली को हर हमले के साथ और अधिक खतरा महसूस होने लगा, जिसे उसने टाल दिया। लिंग यून को खोजने की उनकी शुरुआती खुशी अब बढ़ते बढ़ते डर में बदल गई थी। लेकिन यूचे के पागल हमलों का सामना करते हुए लेई किंगली के लिए इस समय वहां से भाग जाना भी असंभव था। जवाबी हमला शुरू करना तो दूर की बात थी। यूचे हर हमले में अपना पूरा योगदान दे रहा था। उसके शब्द के हर झटके के कारण उसका शरीर भी आहत हो रहा था, लेकिन वह ब्रेक नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके लिए रंबलिंग हेवन स्थिति को बहुत लंबे समय तक बनाए रखना संभव नहीं था।
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेई कुन-फेंग आखिरकार दैवीय क्लेश क्षेत्र के 5वें स्तर पर एक शक्तिशाली गहन अभ्यासी थे। हालांकि युन चे अपनी तलवार को उसके सिर में मजबूती से मारने में सफल रहा, लेकिन इससे वह ज्यादा से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और उसकी जान नहीं जाएगी। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह पास आउट हो जाए। यदि वह ऐसा नहीं करता है, भले ही वह अपनी आधी ताकत का उपयोग कर सके, तो स्थिति कई गुना बदतर हो जाएगी यदि वह उसके खिलाफ लेई किंगली से हाथ मिला ले। इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके लेई किंगली को खत्म करना था, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े। जितनी देर तक उसने रंबलिंग हेवन स्थिति को बनाए रखा, उतना अधिक बोझ यू चे के शरीर पर पड़ा। लेई किंगली केवल बचाव कर रहा था और उसके पास पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी ऊर्जा के कारण चोटों से घिर गया। ली किंगली का चेहरा और अधिक पीला पड़ गया, जैसे जैसे उसके भीतर का डर और अधिक मजबूत होता गया। उसकी बाहों से, जिनमें काला सोल भाला था, खून बह रहा था और वे सुन्न होने लगे थे। इसी समय दूर से एक उत्तेजित और क्रोधित दहाड़ सुनाई दी, लिंग युन, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। एक मानव आकृति आकाश में ऊंची छलांग लगाती है और एक विक्षिप्त जंगली जानवर की तरह एक विशाल जानलेवा आभा के साथ ऊपर की ओर बढ़ती है। लेई कुन-फेंग, उसका मुंह और चेहरा पूरी तरह से खून से लथपथ था और वह बेहद खेदजनक और दयनीय स्थिति में लग रहा था। हालांकि उसके शरीर पर उसकी उबलती हुई काफी अराजक, लेकिन फिर भी चौंकाने वाली गहरी ऊर्जा थी। यू चे के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया और उसकी हरकतें भी थोड़ी धीमी हो गईं। लेई किंगली, जो पतन के कगार पर थे, ने मौका नहीं छोड़ा और इस समय अपना पलटवार शुरू कर दिया। उसका सारा डर उसकी उग्रता को कई गुना बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक में बदल गया, क्योंकि उसके काले आत्मा भाले से अचानक बिजली की 6 काली धारियां निकली। अतुलनीय रूप से भयानक आभा सीधे युन चे की छाती की ओर चली गई। लगभग उसी क्षण युन चे की हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड भयंकर रूप से धराशायी हो गई। उसने वास्तव में बिजली की 6 घातक रेखाओं से बचने का प्रयास नहीं किया और इसके बजाय उनका डटकर सामना किया। ये स्पष्ट था कि जबरन ऐसा करना बहुत जोखिम भरा और खतरनाक था। लेई किंगली की पुतलियां उसकी हरकत पर सिकुड़ गईं, लेकिन वे तुरंत क्रूर हो गईं, मर जाओ। रेप। जैसे ही वह बिजली की 6 काली धारियों की चपेट में आया, युन चे ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को पीछे की ओर झुका लिया। उसकी छाती पर 6 खूनी छेद हो गए, लेकिन बिजली की कोई भी किरण उसके शरीर को भेदने में सफल नहीं हुई। अपने सामने ऐसा दृश्य देखकर लेई किंगली की सिकुड़ी हुई पुतलियां एक बार फिर से बड़ी हो गईं, क्योंकि उसने खुद को अपनी आंखों पर विश्वास करने में असमर्थ पाया। यही वह समय था जब यू चे की पूरी शक्ति वाली स्विंग ने उसके शरीर पर जोरदार प्रहार किया। बूम! वाह! लेई किंगली ने एक दयनीय चीख निकाली, क्योंकि उसकी छाती का हिस्सा फट गया था। वह क्षतिग्रस्त खून की थैली की तरह उड़ गया और रास्ते में खून बिखर गया। ऐसा लग रहा था मानो अचानक भारी बारिश होने लगी हो। इस समय तक लेई कुन-फेंग यू चे के पीछे आ चुके थे। उसके हाथ में जो काला सोल भाला था, उस पर उसकी सारी ऊर्जा इकट्ठी हो गई थी। यू चे अचानक पलट गया। अपने पूरे शरीर पर लगी चोटों की परवाह किए बिना या अपने शरीर से बह रहे खून पर नजर डाले बिना उसने लेई कुन-फेंग का डटकर सामना किया। जब वे लगभग 30 मीटर की दूरी पर थे, तो युन चे की आंखों में वह नीली रोशनी एक बार फिर से चमक उठी जिसने उसे पहले डर की खाई में धकेल दिया था। ड्रैगन सोल डोमेन। इतने कम समय में ड्रैगन सोल डोमेन का उपयोग करने का यह उनका दूसरा मौका था और इसलिए दूसरी बार की भयावह शक्ति पहली बार की तुलना में बहुत कम थी। लेकिन लेई कुन-फेंग की हालत भी तब से कहीं ज्यादा खराब थी जब उन्होंने पहली बार इसका असर महसूस किया था। जब आसमान हिला देने वाली दहाड़ एक बार फिर गूंजी, तो लेई कुन-फेंग की पुतलियां तुरंत फीकी पड़ गईं और उनकी गहन ऊर्जा तेजी से पानी की अनियंत्रित शक्तिशाली धारा की तरह फैल गई। यू चे ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और उसकी तलवार नीचे गिर गई। लेई कुन-फेंग ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया, क्योंकि उसके मुंह से भयभीत दहाड़ निकल गई। वह भय से कांपते हुए अपना काला सोल भाला अपने सामने लाया, लेकिन यू चे की आकृति इस समय अचानक गायब हो गई। वह लेई कुन-फेंग के पीछे इस तरह दिखाई दिया मानो उसने टेलीपोर्ट किया हो, और जब वह पीछे मुड़ा तो उसने लेई कुन-फेंग के सिर पर बेरहमी से प्रहार किया। बजना। टक्कर के भारी शोर के बीच हड्डियों के टूटने की लगभग कानों को छेदने वाली स्पष्ट आवाज सुनी जा सकती थी। लेई कुन-फेंग के सिर से तेज आवाज आई, जिसके बाद उसका शरीर विपरीत दिशा में घूम गया और सिर के बल जमीन पर गिर गया। जिस स्थान पर वह गिरा, वहां दर्जनों मीटर गहरा और चौड़ा गड्ढा हो गया। हालांकि युन चे ने एक सेकंड के लिए भी रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। अपनी अभी भी उन्मत्त गहन ऊर्जा को साथ लेकर वह तेजी से पीछे की ओर उड़ गया।
यूं चे की तलवार से गंभीर रूप से घायल होने के बाद लेई किंगली का पूरा शरीर खून से रंग गया था। वह अपने शरीर को पलटने के लिए संघर्ष कर रहा था, तभी उसकी नजर युनचे पर पड़ी, जो हाथ में उस भयानक विशाल सिंदूरी तलवार के साथ उड़ रहा था। लेई किंगली डर के मारे जोर से चिल्लाई। चूंकि उसका काला सोल भाला पहले ही तोड़ दिया गया था, उसने हमले को रोकने के लिए सहज रूप से अपनी भुजाएं उठा ली। PFTT बूम। लेई क्विंगली के मुंह के साथ साथ उसके शरीर से भी एक ही समय में खून बहने लगा। स्वर्ग पर प्रहार करने वाली तलवार ने बेरहमी से उसके हाथों को छेद दिया और फिर से उसके शरीर में घुस गई। जब तलवार पर गहन ऊर्जा फूटी तो उसके सभी आंतरिक अंग नष्ट हो गए। जैसे ही ली किंगली के सिर का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया, उसकी आंखें बाहर आ गई। बाद में उसका शरीर जरा भी हिले डुले बिना स्थिर रहा। जैसे ही उसने रंबलिंग हेवन स्थिति को समाप्त किया, यूचे की गहन ऊर्जा अचानक कम हो गई। उनका शरीर इधर उधर हिल गया और अंततः उन्हें घुटनों के बल बैठना पड़ा। 10 से अधिक बार जोर जोर से सांस लेने के बाद आखिरकार वह अपने पूरे शरीर में लगी चोटों को सील करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा इकट्ठा करने में कामयाब रहा। उसकी छाती पर 6 खूनी छेद भयावह लग रहे थे, लेकिन क्षति बमुश्किल हड्डी तक पहुंची थी। ये सौभाग्य की बात थी कि उसे बिजली गिरने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी और यह केवल गहन ऊर्जा थी जिसने उसे चोट पहुंचाई। अन्यथा उनकी वर्तमान चोटें निश्चित रूप से कई गुना अधिक गंभीर होती। उनकी चोटों या उनकी गहन शक्ति की खपत की तुलना में ड्रैगन सोल डोमेन का 2 बार उपयोग करने से मानसिक बोझ बहुत अधिक गंभीर था। उसका सिर भारी लग रहा था, मानो उसमें सीसा डाल दिया गया हो और उसे गहरी नींद में सो जाने की अतुलनीय तीव्र इच्छा महसूस हो रही थी। काफी देर तक हौंकते रहने के बाद युनचे खड़ा हुआ और उसने हेवन स्मिटिंग स्वॉर्ड निकाल लिया और वह लहराते कदमों से लेई कुनफेंग की ओर चला गया। विशाल गड्ढे के केंद्र में लेई कुनफेंग अभी भी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके सिर के शीर्ष पर कई दरारें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और विशेषकर उसकी आंखें खून की मोटी परत से ढकी हुई थी। उसके लिए कुछ भी देखना असंभव होना चाहिए, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसने अभी भी होश नहीं खोया है। जैसे कि उसे युनचे के निकट आने का आभास हो गया हो, उसका शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से धीमी आवाज आने लगी। सिर पर 2 बार वार करने के बाद उसे पहले से ही युनचे की भारी तलवार की भयानक ताकत का एहसास हो गया था। हालांकि वह अभी भी जीवित था, हो सकता है कि वह अगले हमले से बच न सके। युनचे ने हमला जारी नहीं रखा और इसके बजाय भारी हौंकते हुए कहा, अपने संप्रदाय के गुरु तक मेरी बात पहुंचाना याद रखना। उससे कहो, मैं उसे केवल 3 दिन का समय दूंगा। यह एकमात्र अवसर है जो मैं उसे प्रदान करूंगा। इसके साथ युनचे अब और नहीं रुका। उसने अपने शरीर पर घावों को बर्फ की एक परत से जमा दिया ताकि उसके खून की आभा पीछे न रह जाए, जिसका उपयोग बाद में उसे ट्रैक करने के लिए किया जा सके। फिर उसने अपनी अंतिम ऊर्जा का उपयोग किया और तेजी से उड़ गया। जिस दिशा में उसने छोटी जैस्मीन को दूर धकेला था, उस दिशा में आगे बढ़ते हुए युनचे को तुरंत उसकी विशेष रूप से विशिष्ट बहुरंगी आकृति मिल गई। फिर इससे पहले कि वह अपना मुंह खोल पाती, उसने उसे उठा लिया और बेहद तेज गति से ब्लैक सोल माउंटेन रेंज के पश्चिमी भाग की ओर उड़ गया। जीजाजी, वे दोनों बुरे लोग कहाँ हैं? मुझे मत बताओ कि उन्हें जीजाजी ने उतार लिया था। बहुत खूब। जीजाजी सचमुच ताकतवर हैं और उतने बेकार नहीं है जितना मैंने सोचा था। जीजाजी, आपका तो बहुत खून बह रहा है। दर्द नहीं होता क्या? तुम बहुत स्थूल लग रहे हो। जीजाजी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे अरे अरे, पहले ही कुछ कहो। यदि तुम मुझे अब और अनदेखा करोगे तो मैं फिर से क्रोधित हो जाऊंगा। पिछली बार तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था और मैंने अभी तक तुम पर अपना गुस्सा नहीं निकाला है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे ने एक शब्द भी नहीं बोला और उसके चेहरे पर भी भद्दे भाव थे। ब्लैक सोल माउंटेन रेंज के पश्चिमी भाग में पहुंचने पर वह काफी देर तक उड़ान भरता रहा। जब वह अंततः एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था, युनचे अपने रास्ते पर रुक गया। बाद में उसने थोड़ी सी भी सज्जनता दिखाए बिना लिटिल जैस्मीन को जमीन पर फेंक दिया। वाह! नन्ही जैस्मिन दर्द से कराह उठी और तुरंत अपने पैरों पर खड़ी हो गई। वह अपना गुस्सा व्यक्त करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर युनचे की आंखों में बेहद डरावने रूप पर पड़ी। हो सकता है कि आपने इसके लिए नहीं कहा हो और यह भी हो सकता है कि मैं अन्य लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये तथ्य नहीं बदलेगा कि मैंने आपको बचाया था। तो क्यों? क्या तुम बदले में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? युनचे ने उदास चेहरे के साथ उदासीनता से पूछा। आपको नुकसान? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें कब नुकसान पहुंचाया?
नन्ही जैस्मिन ने अपना हाथ उस जगह रखा जहां गिरने के कारण उसे चोट लगी थी। जानबूझकर मुझे नीचे गिराकर चोट पहुंचाने के बाद तुम वास्तव में मुझे डांट रहे हो। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। आप फिर से दयनीय व्यवहार करने की कोशिश मत करो। युनचे के चेहरे का भाव और भी भयानक हो गया। जैसे ही उसने उंगली उठाई, उसने अपना हाथ घुमाया और भारी आवाज में कहा, वह स्थान पहले ब्लैक सोल डिवाइन संप्रदाय का क्षेत्र था। इस अवधि के दौरान उन्होंने मुझे हर कीमत पर पकड़ने के लिए अनगिनत गहन संरचनाएं बनाई और बड़ी संख्या में घात लगाने वाली टीमों की व्यवस्था की। यहाँ तक कि जब मैं वहां जाता हूँ तो मुझे भी बहुत सावधान रहना पड़ता है। लेकिन आप न केवल पहले ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला में अकेले दिखे, जो अपने आप में बेहद असामान्य है, बल्कि इस बार आपने पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी हिस्से को भी पार किया और उसके पूर्वी हिस्से की गहराई तक भी पूरी तरह सुरक्षित यात्रा की। और ध्वनि, आपकी क्षमता के साथ ऐसा कुछ बिल्कुल असंभव है। या तो आपके पास हर समय गुप्त रूप से कोई आपकी रक्षा कर रहा है, या आपके पास कोई गहरा हथियार है जो हर चीज से निपट सकता है। क्या तुम सचमुच मुझे मूर्ख समझते हो? मुझे कोई स्पष्टीकरण नहीं चाहिए। युनचे ने ठंडे स्वर में उसकी बात को बीच में ही रोक दिया। मैं आपकी पहचान या पृष्ठभूमि के बारे में नहीं सुनना चाहता, न ही मुझे उनमें कोई दिलचस्पी है। मेरे और आपके संबंध के बारे में जानने की मेरी इच्छा और भी कम है। मैं केवल इतना जानता हूं कि मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन तुमने जानबूझकर उन दो लोगों को डराने के लिए शोर मचाया, जिससे मेरी जान लगभग चली गई। क्या तुम समझते हो कि अभी यह कितना खतरनाक था? सौभाग्य से आसपास कोई नहीं था। यदि एक और व्यक्ति दौड़कर आ जाता तो संभवतः मेरी वही मृत्यु हो जाती। आपको समझ आया? छोटी जैस्मीन ने हल्के से अपनी आंखें झपकाईं और धीमी आवाज में कहा, ये जानबूझकर नहीं किया गया था। उस समय मेरी नाक में खुजली हो रही थी। आप कहते हैं कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया, तो फिर आप अब भी मुझे ये स्थान छोड़ने में मदद क्यों कर रहे हैं? क्या अकेले बच निकलना ज्यादा आसान नहीं होगा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युनचे दहाड़ने से पहले काफी देर तक शून्य में देखती रही। मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ ताकि मैं तुम्हें डांट सकूं। क्या तुम समझ रहे हो? वह उससे दूर हो गया। ये सिर्फ मैं एक बार फिर दूसरे लोगों के व्यवसाय में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, भले ही तुम मौत के कगार पर हो। आप मेरे खर्च पर दोबारा मौज मस्ती का मौका पाने का विचार भी छोड़ सकते हैं। इसके साथ ही युनचे बिना किसी हिचकिचाहट के आकाश में उड़ गया। तुम नहीं जा सकते, मुझे अभी भी कुछ कहना है। अरे, युनचे ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पलक झपकते ही बहुत दूर उड़ गया। उफ, गंभीरता से खूंखार नन्ही जैस्मीन ने अपने होंठ भींचे, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि उसकी सुंदर भौहें ऊपर की ओर झुक गईं। हालांकि वह निश्चित रूप से मनोरंजक लग रहा है। ही खिलखिलाते हुए लड़की का बहुरंगी लबादा हवा में हल्के हल्के लहराने लगा था। वह वास्तव में युनचे की ही दिशा में उड़ रही थी। युनचे सीधे ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला के आसपास से निकलकर पश्चिम की ओर चला गया। इतने कम समय के भीतर ड्रैगन सोल डोमेन को 2 बार सक्रिय करने से उनके मानस पर कुछ प्रतिक्रिया हुई। उस पर अतिरिक्त चोटों के साथ वह अगले कुछ दिनों में सोल संप्रदाय के किसी भी अन्य सदस्य की हत्या नहीं कर पाएगा। सोल संप्रदाय ने संप्रदाय को सील करने का आदेश भी जारी किया था, जिसका मतलब था कि वह अब उनके खिलाफ भी नहीं जा सकता था। ब्लैक सोल पर्वत श्रृंखला से कुछ 100 किलोमीटर दूर एक निर्जन क्षेत्र में पहुंचकर युनचे बैठ गया। लेकिन तुरंत स्वस्थ होने के लिए ध्यान करने के बजाय उसने अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड निकाला। मिस रुयान, क्या आप मुझ पर एक और उपकार कर सकती हैं? लेक यानफे के कई बच्चे शाखा संप्रदाय में होने चाहिए। क्या आप उनकी गतिविधियों और स्थानों की पुष्टि करने में मेरी मदद कर सकते हैं? फिर मुझे मेरे निकटतम लोगों का स्थान बताओ। बहुत जल्द रुयान उसके पास वापस आया। निकटतम शाखा संप्रदाय डाकिया सिटी शाखा है। लेई यानफेन का सबसे छोटा बेटा लेई गुआंगमो उप संप्रदाय के गुरुओं में से एक है। लेई गुआंगमो लेई यानफे की आधिकारिक पत्नी का दूसरा बेटा है और उनका पसंदीदा भी है। पिछले साल तक वह हमेशा उनके साथ रहे हैं जब उन्हें अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए डाकिया शाखा में भेजा गया था। हालांकि वह नाम से उप संप्रदाय का गुरु है, वास्तव में वह किसी काम का नहीं। दैवीय उत्पत्ति क्षेत्र में मुश्किल से कदम रखने से पहले संप्रदाय के संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा उस पर खर्च किया गया था। वह अक्सर मुख्य संप्रदाय में लौट आता था, लेकिन इस दौरान जो कुछ हो रहा था उसके कारण वह इतने समय तक डाकिया शहर में रहा और फिर कभी वापस नहीं आया। मुख्य संप्रदाय में इतना बड़ा मामला हो गया है। डाकिया शाखा में माहौल भी अधिक गंभीर हो गया है, लेकिन लेई गुआंगमो अभी भी कामुक सुखों में संलग्न है।
सर लिंग युन की क्षमता के साथ उनके खिलाफ चलना बहुत आसान होना चाहिए। युन चे ने केवल एक वाक्य का उपयोग करके पूछा था, लेकिन जी रुयान का उत्तर न केवल त्वरित था, बल्कि वह माप से परे विस्तृत था। युन चे के बारे में जी रुयान की पहली धारणा ये थी कि वह रहस्यमय, गर्म स्वभाव वाला और अत्यधिक मजबूत था। जहां तक युन चे का सवाल है, ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के साथ उसके रिश्ते के कारण वह उसके प्रति काफी पक्षपाती था। हालांकि इन दिनों कई रहस्य और जानकारी जो आम लोगों को नहीं पता होगी, उन्होंने जी रुयान के कानों में अपना रास्ता खोज लिया था, और युन चे ने बार बार उस संसाधनशीलता और जानकारी को देखा जो जी रुयान प्रदान कर सकता था। इस तथ्य के अलावा कि उनका एक साझा दुश्मन था, एक निश्चित स्तर का विश्वास धीरे धीरे बन रहा था। ठीक है, हम सबसे पहले उसके साथ शुरुआत करेंगे। एक दिन के समय में मैं डाकिया शहर लौटूंगा। लेई गुआंगमो के ठिकाने, विशेषकर उसकी रात्रिकालीन गतिविधियों पर नजर रखने में मेरी सहायता करें। लेई गुआंगमो के अलावा एक और भी महत्वपूर्ण मामला है। मुझे निचले और मध्य सितारा क्षेत्रों में डॉक्टरों के नाम ढूंढने में आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, जो मशहूर तो हैं लेकिन जिनके ठिकाने अज्ञात हैं, खासकर गुप्त डॉक्टर। वे जितने अधिक गुप्त हों उतना अच्छा है। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे बेहद प्रसिद्ध घुमंतु डॉक्टर हों, फिर भी सार्वजनिक रूप से कम ही देखे जाते हों। ब्लैक सोल दिव्य संप्रदाय। सोल संप्रदाय के सदस्यों ने लेई कूनफेग को पाया था। जब तक वे उसे संप्रदाय में वापस लाए तब तक वह अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। कूनफेग, वास्तव में क्या हुआ? लेई कियानफेग ने गंभीर रूप से पूछा। लेई कूनफेग खून से लथपथ था और उसकी आवाज पतली होती जा रही थी। ये लिंग युन था। इस नाम का जिक्र होते ही सबके भाव बदल गए। वह चाहता है कि मैं सेक्ट मास्टर को बताऊं। वह चाहता है कि सेक्ट मास्टर 3 दिनों के भीतर आपकी गहन साधना और अंगों को व्यक्तिगत रूप से पंगु बना दे। यदि नहीं, वह कमीने। लेई कियानफेग गुस्से में आ गए। वह इतने वर्षों तक पूरे डाकिया क्षेत्र का अधिपति रहा था, फिर भी किसी ने उसे कभी इस तरह की धमकी नहीं दी थी। मैं उसके 1000 टुकड़े कर दूंगा। संप्रदाय मास्टर, आपको उस छोटे से मूर्ख की बातों को दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। कूनफेग, लिंग युन किस स्तर की खेती पर है? क्या उसने वास्तव में अकेले ही किंगली को मार डाला और तुम्हें मार डाला? महान बुजुर्ग लेई कियांडू ने भौहें चढ़ाकर पूछा। लिंग युन की गहन शक्ति, दिव्य आत्मा क्षेत्र का दूसरा स्तर। लेई कूनफेंग की आवाज पहले से कहीं ज्यादा कमजोर थी। वह रुक रुक कर बोलते रहे, लेकिन फिर भी उनकी बातें सभी को स्तब्ध कर गईं। डाकिया सिटी से हमें जो शुरुआती खबर मिली उसमें यह भी कहा गया था कि वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के शुरुआती चरण में था। लेकिन ये कैसे संभव है? सभी को इस बात पर विश्वास करना कठिन लगा। लिंग युन की गहरी ताकत हालांकि अजीब है, लेकिन आमने सामने की टक्कर में उसे हमारा मैच नहीं होना चाहिए था। लेकिन मानो वह किसी बेहद भयावह मामले को याद कर रहा हो। ली कूनफेंग का शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसकी मानसिक शक्ति डरावनी है, वास्तव में डरावनी है। आपको सावधान रहना चाहिए। उर्रिग। लेई कूनफेंग चुप हो गया क्योंकि उसकी जिंदगी ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। संप्रदाय मास्टर लिंग युन के निशान लगभग तुरंत गायब हो गए, जिससे उसका ठिकाना एक रहस्य बन गया, लेकिन वह अपने पीछे बहुत सारा खून छोड़ गया, जिसका मतलब है कि उसकी चोटें हल्की नहीं है। यदि हम व्यापक खोज करते हैं तो मुझे यकीन है कि हमें शीघ्र परिणाम मिलेंगे, ले तियांगांग ने टिप्पणी की। आप चाहते हैं कि मैं अपनी ही खेती और अंगों को पंगु बना दूं? हे है, ले कियानफेंग ने ठंडी हंसी दी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि आप 3 दिनों के समय में क्या कर सकते हैं। जैसे ही उसकी चोटें स्थिर हुई, यू चे डाकिया शहर के बाहरी हिस्से में लौट आया। जैसे ही वह शहर में प्रवेश करने वाला था, उसे जी रुयान से एक ध्वनि प्रसारण प्राप्त हुआ। सर लिंग युन, मैं डॉक्टरों के बारे में आपके द्वारा मांगी गई जानकारी को समेकित करने में कामयाब रहा हूँ। कुल मिलाकर मेरे पास 7 डॉक्टरों के नाम हैं जो आपकी सूचीबद्ध आवश्यकताओं के लिए सबसे उपयुक्त हैं। वास्तव में एक बड़ी व्यापारी कंपनी ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। उनकी सूचना एकत्र करने की क्षमता अतुलनीय थी। जी रुयान ने युन चे को वह सब दे दिया जो उन्होंने इकट्ठा किया था। 7 डॉक्टरों के नाम, उपनाम, पृष्ठभूमि, उपलब्धियां और पहचानने योग्य विशेषताएं। युन चे ने चुपचाप उसकी बात सुनी और आखिरकार उसने अपनी बात पूरी कर ली। उन्होंने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, जिस चौथे व्यक्ति का आपने उल्लेख किया है, जिसका उपनाम पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट है, क्या उसकी मारक औषधि बनाने की क्षमता मजबूत है? जानकारी के आधार पर ये वास्तव में ऐसा है, जी रुयान ने उत्तर दिया।
पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट ने अब तक किसी को बचाने के लिए अपने चिकित्सा कौशल का उपयोग नहीं किया है, या कम से कम हमारी जानकारी के आधार पर कभी नहीं किया है, लेकिन जहर और मारक बनाने की उनकी क्षमता अद्वितीय होने की अफवाह है। अफवाह यह है कि जहर कितना भी तेज क्यों ना हो, वह उसे अपनी हथेली के एक झटके से ठीक कर सकता है। अफवाहें तो यहाँ तक है कि हर क्षेत्र में ऐसा कोई जहर नहीं है जिसकी दवा वह न खोज सके। जहां तक उनके नाम के ब्लैकहार्ट भाग का सवाल है, यह विषण करने वाले जहर के मामले में उनके द्वारा अत्यधिक कीमत वसूलने से आता है। यदि आप उसे किसी भी तरह से दुखी कर देंगे तो वह जहर देकर मारने से भी नहीं हिचकिचाएगा। लोगों को मारने के लिए उसके द्वारा जहर का इस्तेमाल जहर का इलाज करने से कहीं ज्यादा है। एक अतिरिक्त मुद्दा यह है कि जब वह एक मारक देता है तो दूसरे पक्ष को तुरंत इसका उपभोग करना चाहिए। इसका कारण संभवतः उसे माना जा सकता है कि वह नहीं चाहता था कि मारक का फॉर्मूला रिवर्स इंजीनियर किया जाए। वह कैसा दिखता है? युन चे ने जानकारी पर विचार किया और एक और प्रश्न पूछा। उनकी विशेषताओं के बारे में हमारी जानकारी सीमित है, लेकिन जब हमने उन पर शोध किया तो एक बार सामने आने वाली जानकारी यह है कि जब भी वह सामने आते हैं तो उन्हें हमेशा बड़े चौगा पहने देखा जाता है। वह न केवल लंबा है बल्कि उसका ऊपरी शरीर भी काफी लंबा है। एक और अफवाह यह है कि विषकला का अभ्यासी होने के कारण उसका चेहरा विकृत हो गया है और इसलिए शायद ही कभी किसी को उसका असली रूप दिखाई देता है। पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट लगभग 3000 साल पहले प्रसिद्ध होना शुरू हुआ था, लेकिन समय के साथ उसके कई दुश्मन बन जाने के कारण उसने विभिन्न बड़े तारा क्षेत्रों में यात्रा करना शुरू कर दिया। उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है। उनके बारे में मेरे पास जो नवीनतम जानकारी है वह कुछ दशक पुरानी है। वास्तव में उसके जन्म नक्षत्र पर अफवाह यह है कि वह पहले ही मर चुका है। यू चे ने एक पल के लिए सोचा और उत्तर दिया, मिस रुयान, कल से सूक्ष्मता से यह जानकारी फैलाना शुरू करें कि पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट को डाकिया क्षेत्र में देखा गया है। इसे उग्रतापूर्वक फैलाने की कोशिश न करें, जितना संभव हो सके उतना सूक्ष्म बने, और यदि यह सीधे आत्मा संप्रदाय के कानों तक पहुंच सके तो यह और भी बेहतर होगा। यह है। जी रुयान कुछ संदेह किए बिना नहीं रह सके। सर, आप क्या करने का इरादा रखते हैं? बहुत सरल। यू चे ने उसे अपनी योजना बताने में संकोच नहीं किया। मैं खुद को पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट के रूप में छिपाने और सोल सेक्ट को एक बहुत बड़ा उपहार देने की तैयारी कर रहा हूँ। यू चे ने जो कहा उसे सुनने के बाद जी रुयान आश्चर्य से चिल्लाए बिना नहीं रह सके। सर, आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि सोल संप्रदाय में ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए था जिसने कभी जहर संत को देखा हो। वे निश्चित रूप से इतनी आसानी से धोखे में नहीं आते। उनके तरीके भयावह हैं और वे काम करने के तरीके में बहुत सटीक है। यदि नहीं तो मेरा ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड उनके नियंत्रण के अधीन नहीं होगा। इसके अलावा पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट जैसे व्यक्ति के अस्तित्व के स्तर को अनदेखा करना बहुत मुश्किल है। मारक बनाने की क्षमता को त्यागने की कोशिश करना एक कदम में स्वर्ग पार करने जितना कठिन है। यदि आप बेनकाब हो गए तो आप बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। चिंता मत करो, मैं उन्हें मूर्ख नहीं समझ रहा हूँ, युनचे ने शांति से उत्तर दिया। निश्चित रूप से मेरे पास उन्हें यह विश्वास दिलाने के साधन है कि मैं कौन हूँ। और सिर्फ विश्वास ही नहीं, किसी भी संदेह की छाया से परे एक विश्वास। आप सही हैं, अस्तित्व के ऐसे स्तर का प्रतिरूपण करना कठिन है। हालांकि यदि प्रतिरूपण पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से किया गया है तो पहचान को अस्वीकार करना भी कठिन होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जी रुयान कुछ देर के लिए अवाक रह गए। वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि युनचे इस प्रतिरूपण को कैसे अंजाम देगा, और इसके अलावा वह उन्हें किसी भी संदेह से परे विश्वास कैसे करा सकता है। आपके ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को सामान खरीदने के लिए नियमित रूप से लोगों को शहर से बाहर भेजना चाहिए। आज आप अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को शहर के बाहर भेज सकते हैं जब तक वे 5 मिलियन गहरे पत्थर ले जाते हैं और आप मुझे उनके मार्ग के बारे में सूचित करते हैं। यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपके इरादे क्या हैं? जी रुयान ने संदेह से पूछा। युनचे ने उत्तर दिया, अपने गंतव्य के रास्ते में उन्हें ब्लैक किंग कोबरा काट लेगा। मुझे जो पता है उसके अनुसार ब्लैक किंग कोबरा के जहर का पूरे डाकिया क्षेत्र में कोई मारक नहीं है। जब तक कोई दैवीय क्लेश क्षेत्र से नीचे है वे निश्चित रूप से जहर से मरेंगे। वे तीनों वहीं पड़े रहेंगे और जहर से मर जाएंगे, और जैसे ही वे अपनी आखिरी कुछ सांसें ले रहे होंगे और उनकी बुद्धि समाप्त हो रही होगी, वे अचानक पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट से मिलेंगे। कीमत के रूप में उन पर मौजूद सभी गहन पत्थरों के साथ वह उनमें मौजूद जहर को विषमुक्त कर देगा, और उसके बाद पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट का नाम डाकिया दायरे में फैलना शुरू हो जाएगा।
इसके लिए बस आपकी ओर से थोड़ा सा प्रयास करना होगा। ध्वनि प्रसारण समाप्त करने के बाद यू चे ने अपना ट्रांसमिशन जेड हटा दिया। उसने 2 स्याही वाली काली चिकनी देहें उठा रखी थी। वे सांप थे जो लगभग 1 फुट लंबे थे। जब वह ब्लैक सोल माउंटेन रेंज से बाहर निकल रहा था तो उसने विशेष रूप से इन सांपों को पकड़ लिया था। रेंज में अपने पहले दिन उसने उन लोगों को जेड स्वॉट संप्रदाय से बचाया था, जिन्होंने उसे चिल्लाकर कहा था कि एक बार काट लेने पर मौत निश्चित है। इससे पता चलता है कि यह जहर कितना घातक था। एक बार जब मैं इस मामले को समाप्त कर लूं, तो डाकिया शहर छोड़ने का समय आ जाना चाहिए। यू चे ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपना सिर उठाया और धीरे से आह भरते हुए कहा, हे लिन, मैं अभी बहुत कमजोर हूँ। अपने सारे प्रयास के बाद भी मैं केवल इतना ही पूरा कर सकता हूँ। अब से 2 साल बाद अगर मैं अनंत स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हूँ, तो मैं अनंत स्वर्ग क्षेत्र के सदस्यों से मिलने का एक तरीका सोचूंगा और उन्हें सूचित करूंगा कि आपकी वुड स्पिरिट रेस के साथ क्या हुआ है। उम्मीद है कि समय के साथ मैं इतना मजबूत हो जाऊंगा कि इस दुनिया में कोई भी अब वुड स्पिरिट रेस को धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। यू चे ने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसका बायां हाथ आगे बढ़ा और उसकी हथेली के बीच में धीरे धीरे एक लाल जहर की चमक दिखाई दी। प्राचीन सींग वाले अजगर के खून से जहर। उसने धीरे धीरे साउंड बटरफ्लाई ब्लेड पर जहर की परत दर परत लगा दी। कुछ देर तक इसे देखने के बाद, इसे दूर रखने से पहले इसे पतला करने के लिए उसने दर्जनों बार अपनी गहरी ऊर्जा छोड़ी। आगे क्या करना है? यून चे की योजना के अनुसार सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। योजना के अनुसार जिरुयान द्वारा भेजे गए 3 लोगों को ब्लैक किंग कोबरा ने काट लिया जब वे जंगल से गुजर रहे थे। जैसे ही वे मरने वाले थे, एक व्यक्ति पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए और खुद को पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट कहते हुए प्रकट हुआ। उनकी जान बचाने की कीमत 50 लाख गहरे पत्थर थी। शुरू में उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अपनी निराशा में उन्हें अब गहरे पत्थरों की परवाह नहीं रही। कीमत चुकाने के बाद उन्हें उस पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट से 3 हरे रंग की गोलियां मिली। जब उन्होंने उन्हें लिया तो जहर तुरंत विषर्ण हो गया। इसके बाद पॉइजन डॉक्टर ब्लैकहार्ट के डाकिया क्षेत्र में प्रदर्शित होने की अफवाहें फैल गईं। लिंग यून के हाथों लेई किंगली और लेई कुनफे की मृत्यु के बाद संपूर्ण सोल संप्रदाय कार्रवाई में चला गया। उन्होंने पूरे ब्लैक सोल माउंटेन को सील कर दिया, ये सोचकर कि लिंग यून को भारी चोटें आई हैं, वे इस बार अच्छी फसल ले पाएंगे। लेकिन पूरे 3 दिन बीत जाने के बाद उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरे संप्रदाय में उन लोगों को छोड़कर जो पहले ही मर चुके थे, अब तक किसी ने भी इस लिंग यून की झलक तक नहीं देखी थी। और इन 3 दिनों में लिंग यून फिर कभी प्रकट नहीं हुआ। संप्रदाय गुरु वह लिंग यून पहले ही बहुत दूर भाग चुका होगा। लेई तियांगांग एक और निरर्थक दिन के बाद दुखी हुए। लेई कियानफे के चेहरे पर ठंडे गुस्से की तस्वीर थी। क्या उसने यह नहीं कहा कि वह चाहता है कि मैं अपनी खेती और हाथ पैरों को पंगु बना दूं, नहीं तो मुझे जीवन भर इसका पछतावा रहेगा। अब 3रा दिन है, मैं सचमुच देखना चाहती हूँ कि वह मेरे साथ क्या कर सकता है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उनके ध्वनि ट्रांसमिशन जेड ने गहन ऊर्जा के जोरदार विस्फोट के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने उसे उठाया और उसमें से घबराई हुई आवाज सुनी, संप्रदाय मास्टर। अच्छा नहीं, लिंग यून, वाह क्या लिंग यून। ये प्रसारण डाकिया शहर में सोल संप्रदाय शाखा के नेता लेई कुन से आया था। उसकी घबराई हुई आवाज से संकेत मिला कि कुछ बड़ा हुआ होगा और लेई कियानफेंग जोर जोर से दहाड़ने लगा। हर कोई अब स्तब्ध था, सोच रहा था, जबकि लेई कियानफेंग ने जारी रखा, क्या लिंग यून डाकिया शाखा में गया है? उसने कितने लोगों को मारा? नहीं, शाखा संप्रदाय ठीक है, लेकिन शाखा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में वह पूरे डाकिया दायरे में गिना जाने वाला व्यक्ति था। लेकिन इस क्षण में उसकी आवाज कांप रही थी, ये गुआंगमो है। क्या? लेई कियानफे की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। गुआंगमो, उसे क्या हुआ? लेई कियानफे के आसपास का क्षेत्र इतना शांत था कि कोई भी पिन गिरने की आवाज सुन सकता था। एक बार जब सभी ने प्रसारण सुना तो वे सभी पीले पड़ गए। लेई कियानफे के 7 बेटों में से, हालांकि गुआंगमो सबसे प्रतिभाशाली नहीं था, वह अपनी आधिकारिक पत्नी जियो किंगटोक के केवल 2 बेटों में से एक था। वह अपने सभी बच्चों में सबसे छोटा था और इस प्रकार उसे कियानफेंग और किंगटोक दोनों से असाधारण देखभाल और प्यार मिला। भले ही वह तब तक बिगड़ा हुआ था जब तक उसे अपने चरित्र के साथ समस्या नहीं थी, फिर भी वे दोनों उससे प्यार करते थे। उसने कुछ मामलों के लिए संप्रदाय छोड़ दिया और वास्तव में रास्ते में उसका सामना लिंग यून से हुआ। लिंग यून की छोटी तलवार से उसके कंधे पर एक वार लगा।
जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो लिंग युन पहले ही जा चुका था। यह सुनकर कि यह केवल कंधे पर चोट थी, लेई कियानफेग ने राहत की सांस ली। हालांकि बाद में उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। यदि यह सिर्फ कंधे पर चोट थी तो लेई कुन इतना घबराया हुआ नहीं होता। उसने सख्ती से कहा, क्या ये सिर्फ चाकू का घाव है? गुआंगमो ठीक होना चाहिए। वह उस तलवार पर जहर था। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो जहर गुआंगमो के पूरे शरीर में फैल चुका था। क्या सहर? लेई कियानफेग को अपने जीवन का सबसे बड़ा सदमा लगा और चिल्लाकर कहा, फिर आप उसका इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं? यह अधीनस्थ पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर चुका है, लेकिन गुआंगमो पर जहर बेहद भयावह है। भले ही यहाँ हर विशेषज्ञ ने अपनी ऊर्जा खर्च की है, हमने लाइटनिंग स्पिरिट गोली भी निकाली है, लेकिन गुआंगमो ने सुधार के कोई संकेत नहीं दिखाए हैं। सहर बद से बदतर होता जा रहा है। लेई कियानफेंग को ऐसा महसूस हुआ मानो उस पर बर्फ की ठंडी बाल्टी फेंक दी गई हो। उसने रोते हुए कहा, वह किस जहर से संक्रमित हो गया? हमने शहर के सभी बेहतरीन डॉक्टरों को गुआंगमो को देखने के लिए बुलाया है, लेकिन उनमें से कोई भी इस जहर को पहचानने में सक्षम नहीं है। यह अधीनस्थ अब गुआंगमो को मेरे साथ ले जा रहा है। हम अब मुख्य संप्रदाय की ओर भाग रहे हैं और 2 घंटे के भीतर वहां पहुंच जाएंगे। धमाके। साउंड ट्रांसमिशन जेड लेई कियानफेग के हाथों में बिखर गया। उसकी दोनों भुजाएं कांप रही थी और माथे की नसें उभरी हुई थी। लिंग यून वास्तव में डाकिया शहर गया और गुआंगमो पर हमला किया। मुख्य हॉल मास्टर ले तियांगांग गुस्से से चिल्लाए, गुआंगमो की खेती उथली है। लिंग यून की क्षमता के साथ उसे मारना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसने विशेष रूप से उसे जहर देना चुना। उन्होंने इसकी योजना पहले ही बना ली होगी, महान बुजुर्ग लेई कियानदू ने गंभीरता से कहा। संप्रदाय के सभी डॉक्टरों और चिकित्सकों को इकट्ठा करो और उन्हें तुरंत मुख्य हॉल में आने के लिए कहो। लेई कियानफेग चिल्लाया। और सभी गहन छर्रों को मारक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उन सभी को अभी बाहर लाओ। 2 घंटे बाद दरक्या शाखा संप्रदाय के संप्रदाय गुरु बिजली की तरह तेजी से मुख्य संप्रदाय की ओर बढ़ते हुए प्रकट हुए। लेई गुआंगमो का पूरा शरीर लाल हो गया था, मानो उसमें आग लग गई हो। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी पुतलियां भी ऐसी लग रही थी मानो वे लाल रंग से रंगी हुई हो। उनका पूरा शरीर बेहद कमजोर था। उसके द्वारा दिए गए इस जहर से सभी लोग भयभीत हो गए। लेई गुआंगमो की स्थिति ने सभी को झकझोर कर रख दिया। लेई कियानफेंग ने शब्दों की परवाह नहीं की और तेजी से अपने बेटे के पास पहुंचे। दिव्य राजा क्षेत्र की ऊर्जा के हर औंस को गुआंगमो के शरीर में प्रवाहित किया। ऐसा करते ही उसका चेहरा उदास हो गया। गुआंगमो के शरीर में जहर उसे पूरी तरह से विदेशी लग रहा था। यह ऐसा जहर था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। इस जहर की उत्पत्ति महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन प्रभाव बेहद भयानक थे। यह ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा उसने कभी देखा हो। शायद अगर उसे पता होता कि लेई गुआंगमो के माध्यम से आने वाला जहर वास्तव में एक दिव्य मास्टर सींग वाले ड्रैगन से था, तो उसने तुरंत हार मान ली होती और आगे कोई प्रयास नहीं किया होता। लेई गुआंगमो को बहुत जल्दी मरने से रोकने के लिए उन्होंने केवल ड्रैगन जहर की एक छोटी सुई के आकार की बूंद का उपयोग किया और इसे 10 गुना तक पतला कर दिया। हालांकि इसकी मात्रा बहुत कम थी, फिर भी यह एक प्राचीन सींग वाले अजगर का जहर था। यहाँ तक कि दैवीय संप्रभु क्षेत्र का म्यू बिंगयुन भी इसके सामने असहाय था। लेई गुआंगमो को तो छोड़ ही दे जो दैवीय मूल क्षेत्र में था। यदि लेई कियानफेग स्वयं ड्रैगन के जहर की इस मात्रा से पीड़ित थे, तो वह इसे आसानी से बाहर निकालने में सक्षम होंगे, लेकिन यदि वह इसे लेई गुआंगमो से बाहर निकालना चाहते थे, तो यह इच्छाधारी सोच थी। यदि उसने जहर को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की, तो इससे पहले कि इससे निपटा जा सके, लेई गुआंगमो पहले ही लेई कियानफेग की गहन ताकत के कारण राख में बदल चुका होगा। कियानफेग, जल्दी करो, गुआंगमो को बचाओ, तुम्हें उसे बचाना ही होगा। क्विंगटोग पहले से ही रो रही थी जब उसने देखा कि गुआंगमो किस स्थिति में है। लेई कियानफेंग की आधिकारिक पत्नी के रूप में जियो क्विंगटोग की पृष्ठभूमि सामान्य नहीं थी। उसकी गहन शक्ति वास्तव में दैवीय क्लेश क्षेत्र के मध्य चरण में थी। वह सुंदर थी और उसमें जन्मजात लावण्य था। हालांकि उसकी उम्र 1000 वर्ष के करीब थी, फिर भी उसका बाहरी रूप अभी भी एक युवा युवती जैसा था। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि सांप्रदायिक मामलों को संभालने में भी सक्षम थी। लेई कियानफेग की छोटी बहन लेई कियानयू, जिसने मार्शल गॉड दायरे में शादी की थी, को भी यह भाभी बहुत पसंद थी। यहाँ तक कि लेई कियानयू का पहला बच्चा, संपूर्ण सोल संप्रदाय का समर्थक वू गुइके भी अपनी इस चाची का बहुत सम्मान करता था। जब भी वह डाकिया क्षेत्र का दौरा करता था तो वह हमेशा एक कीमती उपहार लाता था। हर बार उपहार पिछले वाले से भी बेहतर होगा।
और इसके विपरीत वह वास्तव में अपने चाचा लेई कियानफेंग के प्रति बहुत अधिक ठंडा था। इस बार रॉयल वुड स्पिरिट की खबर लीक होने का कारण जियो किंगटोक द्वारा इसे डिवाइन मार्शल दायरे में लीक करना था। हालांकि लेई कियानफेंग गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने उसे किसी भी तरह से डांटने की हिम्मत नहीं की। लेई कियानफेंग ने कई बार कोशिश की और हर बार जब वह शुरुआत करता तो अपने होंठ भींच लेता। प्रत्येक संप्रदाय के सबसे कीमती मारक को एक एक करके लेई गुआंगमो को खिलाया गया, हालांकि उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेई गुआंगमो की आंखें और त्वचा लाल होती जा रही थी और जैसे जैसे समय बीतता गया उसके बाल भी गहरे लाल रंग में बदलने लगे। उसके शरीर से भयानक विषैली आभा छोड़ते हुए लाल गैस की परतें और परतें उठने लगी। ये कौन सा जहर है? ये किस प्रकार का जहर है? लेई कियानफेंग के हाथ ठंडे और चिपचिपे थे। वह नियंत्रण खो बैठा और दहाड़ने लगा। उसकी हथेलियां लेई गुआंगमो की छाती पर मजबूती से दबी हुई थी। अब वह केवल एक ही काम कर सकता था और वह था लक्षणों को दबाने के लिए अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करना, और वह मुश्किल से ही उन्हें दबा पा रहा था। इस बूढ़े ने अपने जीवन में हजारों तरह के जहर देखे हैं, लेकिन यह जहर कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हालांकि राशि बहुत कम थी, लेकिन प्रभाव बहुत भयावह थे। मेरी राय में कोई भी अन्य जहर इसकी तुलना नहीं कर सकता है। सोल संप्रदाय के प्रमुख डॉक्टर लेई डेयान ने अपना सिर हिलाया। मेरे निर्णय के आधार पर यह एक लौ आधारित जहर है और इसकी रैंक अविश्वसनीय रूप से उच्च है। यह अत्यधिक संभव है कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली ज्वाला विशेषता वाले गहन जानवर से आया है। तो क्या इसे विषमुक्त करने का कोई तरीका है? मुझे बताओ, जल्दी करो और मुझे बताओ। लेई कियानफेंग विलाप करने लगे। लेई डेयान सख्त हो गए और पीछे हट गए। ये पुराना अक्षम है। कचरा। बूम। लेई कियानफेंग ने विस्फोटक ढंग से दहाड़ लगाई। उसके पैरों के नीचे के जेड पत्थर टूट गए और अलग हो गए। रॉयल पिता लेई गुआंगमो अचानक कमजोर और दुखी आवाज में फुसफुसाए। लेई कियानफेंग तेजी से उसकी ओर दौड़े। मोर, तुम निश्चिंत रहो। पिता डाकिया क्षेत्र के राजा हैं, मात्र जहर से मुझे क्या खतरा है। पिताजी सुनिश्चित करेंगे कि तुम ठीक हो जाओ। शाही पिता लिंग युन, उन्होंने कहा। लेई गुआंगमो ने धीरे से अपने होंठ चौड़े किए और जारी रखा, यह एक जहर है जिसका कोई मारक नहीं है। वह चाहता है कि आप मुझे अपनी असहाय आंखों के सामने मरते हुए देखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने वुड स्पिरिट रेस का नरसंहार किया है। यह आपका काम है और प्रतिशोध है। लेई कियानफेंग कांप उठा, उसकी गहन ऊर्जा अस्थिर होने लगी। लिंग यू, शाही पिता, आपके पास निश्चित रूप से कोई रास्ता है। मुझे बचाएं, कृपया मुझे बचाएं। मोर, आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे, आप हो जाएंगे। जियो किंगटोक उसके पास रहना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह पहले से ही बगल में जोर जोर से रो रही थी। उसने अपना सिर घुमाया और लेई कियानफेंग पर चिल्लाई, लेई कियानफेंग, इन सभी वर्षों में मैंने आपको कई बार बताया है कि सोल संप्रदाय पहले से ही इतना मजबूत है और डाकिया दायरे में गहराई से जड़ें जमा चुका है। हम अटल हैं। हमारे कायरतापूर्ण और बुरे तरीकों को अब जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने लगातार मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। अब यह हमारा प्रतिशोध है, और यह प्रतिशोध हमारे बेटे के सिर पर लटका दिया गया है। अगर मोर को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें इस जीवन में कभी माफ नहीं करूंगा। लेई कियानफेंग की खोपड़ी में झुनझुनी हो गई और उन्होंने गुस्से में जवाब दिया, तुमने मेरी आलोचना करने की हिम्मत की। यदि आप नहीं होते, उस मामले को दैवीय मार्शल क्षेत्र में लीक करना, ये भयानक चीज कैसे घटित होती? संप्रदाय मास्टर, संप्रदाय मालकिन, कृपया शांत हो जाइए। आपके अधीनस्थ को अचानक एक व्यक्ति के बारे में याद आया। शायद वह गुआंगमो को बचा सकता है। डाकिया शाखा संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर लेई कुन ने जल्दी से कहा। कौन? लेई कियानफेंग ने पलट कर कहा, जल्दी मुझे बताओ। लेई कुन ने जल्दी से उत्तर दिया, आपके अधीनस्थ को अचानक याद आया कि कुछ दिन पहले ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड के भीतर एक अफवाह फैल रही थी कि एक निश्चित पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट डाकिया दायरे में दिखाई दिया है, और सबसे अधिक संभावना है कि वह पहले से ही डाकिया के अंदर है शहर। अफवाह में कहा गया है कि पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट की जहर को विषुण करने की क्षमता स्वर्ग के नीचे अद्वितीय है, कि आकाश के नीचे कोई जहर नहीं है जिससे वह छुटकारा नहीं पा सकता है। यदि यह वास्तव में वह है, शायद नहीं, निश्चित रूप से वह निश्चित रूप से गुआंगमो को बचा सकता है। शहर संत ब्लैकहार्ट। सोल संप्रदाय के प्रमुख डॉक्टर ने आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति प्रकट की। चिकित्सा कला में एक व्यक्ति के रूप में वह निश्चित रूप से इस नाम को पहचानेगा। वह वास्तव में डाकिया क्षेत्र में आया था। क्या आप सच बोल रहे हैं? लेई कियानफेंग ने घबरा कर पूछा।
लेई कुन ने आगे कहा, जब इस अधीनस्थ ने अफवाह सुनी तो मुझे वास्तव में इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ये खबर कहीं से भी नहीं आई। ये सीधे ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड से आया था। गिल्ड में एक मिशन पर 3 लोग थे जिन्हें ब्लैक किंग कोबरा ने जहर दे दिया था। वे संयोगवश डॉक्टर ब्लैकहार्ट से मिले, जिन्होंने उन्हें एक गोली दी और उनमें मौजूद ब्लैक किंग कोबरा का जहर 10 सांसों के भीतर विषमुक्त हो गया। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड ने भी उस मामले की विशेष जांच की। इस अधीनस्थ ने लापरवाही से जिरुयान से पूछा कि क्या अफवाहें वास्तविक थी, और उसने जवाब दिया कि यह वास्तविक थी और वह व्यक्ति संभवतः पॉइजन डॉक्टर ब्लैकहार्ट था। चूंकि यह खबर सीधे ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड और खुद गिल्ड की मालकिन से आई है, ये निश्चित रूप से बहुत संभव है। लेई तियांगंग ने उत्तर दिया, और ऐसा कहा जाता है कि पॉइजन डॉक्टर ब्लैकहार्ट के कई दुश्मन हैं, इसलिए वह कई बड़े सितारा क्षेत्रों में यात्रा करते हैं, अलग अलग स्थानों पर यादृच्छिक रूप से दिखाई देते हैं। कोई भी कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति का रूप धारण करने की हिम्मत नहीं करेगा जिसके बहुत सारे दुश्मन हो। यदि वे ऐसा करते हैं तो वे केवल अपनी कब्र खोद रहे होंगे। असली या नकली की परवाह किसे है? जियो किंग टोंग चिल्लाया। अगर वह असली है तो चाहे वह कितना भी काला दिल क्यों न हो, जब तक वह मोर को बचा सकता है, हम इसकी कीमत चुका सकते हैं। यदि वह नकली है तो इसका क्या हमारे पास कोई अन्य समाधान है? लेई कियानफेग चिल्लाए, ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड को एक ध्वनि प्रसारण भेजे, उनसे कम समय में पॉइजन संत के स्थान का पता लगाने के लिए कहें। एक बार मिल जाने पर शाखा संप्रदाय के सदस्यों से उसे तुरंत मुख्य संप्रदाय में लाने के लिए कहें। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह असली है या नकली, अभी जाओ। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की जानकारी इकट्ठा करने की क्षमता सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। कुछ ही घंटों में सोल सेक्ट को उत्तर मिल गया। उन्हें पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट का स्थान मिल गया था। जैसा कि उन्होंने शुरू में अनुमान लगाया था, वह डाकिया शहर के अंदर था। डाकिया शाखा संप्रदाय ने लोगों को तीव्र गति से उस स्थान पर भेजा। हालांकि इसके बाद मुख्य संप्रदाय को जो उत्तर मिला, उससे लेई कियानफेग क्रोधित हो गए। ब्लैक फेदर मर्चेंट गिल्ड की रिपोर्ट के अनुसार हमारे शाखा संप्रदाय के सदस्यों ने उस व्यक्ति को ढूंढ लिया और उस व्यक्ति ने व्यक्तिगत रूप से पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट होने की बात भी स्वीकार की, लेकिन उसने आने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उस प्रसारण को प्राप्त करने वाले लेई कुन ने बेचैनी के साथ समाचार की सूचना दी। अस्वीकार कर दिया। लेई कियानफेग ने भौहें चढ़ाई, उसमें स्पष्ट रूप से आने की हिम्मत नहीं है। अरे, वह सचमुच नकली है। इस दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? नहीं, उसने यह नहीं कहा कि वह नहीं आएगा। उसने कहा। उसने क्या कहा? मुझे पूरा संदेश दो। हाँ, लेई कुन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, हमारे शिष्यों के जवाब में जिन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था। उन्होंने कहा था कि हमारा सोल संप्रदाय कोई बड़ा नहीं था। अगर हम चाहते हैं कि वे जहर का इलाज करें, तो हमें संप्रदाय के मास्टर को व्यक्तिगत रूप से रोगी को लाने की आवश्यकता है। उसके पास पर्याप्त मात्रा में गहरे पत्थर और क्रिस्टल भी है। हरामी। ये शब्द सुनकर लेई कियानफेंग को पहले से ही बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़े फट जाएंगे। एक बहुरूपिया वास्तव में मेरे आत्मा संप्रदाय को तुच्छ समझने का साहस करता है। एक बार जब वह मोर को ठीक कर देगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से उसे मार डालूंगा। संप्रदाय गुरु लेई डी यान ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, चीफ हॉल मास्टर ने पहले जो कहा था वह गलत नहीं था। विश संत के अनगिनत शत्रु हैं, कोई भी उसका रूप धारण करने का साहस नहीं करेगा। हालांकि इस बूढ़े ने कभी पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट नहीं देखा है। मैंने उसके बेहद अजीब व्यक्तित्व के बारे में सुना है। ब्लैकहार्ट अत्यंत अहंकारी है। मध्य सितारा लोगों की कई शक्तियों ने उनसे कई अनुरोध किए हैं। उसका हमारे संप्रदाय को नीची दृष्टि से देखना, जो निचले तारा क्षेत्र में स्थित है, वास्तव में काफी सामान्य है। बकवास। लेई कियानफेग चिल्लाया, मेरा आत्मा संप्रदाय कोई साधारण संप्रदाय नहीं है। इसके अलावा मुझे दिव्य मार्शल क्षेत्र का समर्थन प्राप्त है। मेरे इस अंधेरे दायरे में बस एक जहर डॉक्टर, उसके पास अहंकारी होने के लिए क्या योग्यता है? इसके अलावा उसके नकली होने की पूरी संभावना है। कियानफेग, झिझकना बंद करो, मोर मरने वाली है। जियो किंग टोग चिल्लाया, संभवतः वह वास्तव में पॉइजन सेंट ब्लैकहार्ट है। चुप रहो, मैंने उन्हें आमंत्रित करने के लिए आदमी भेजे, ये पहले से ही ईमानदारी का प्रदर्शन है। वह चाहता है कि मैं, सर्वशक्तिमान डाकिया क्षेत्र का राजा, व्यक्तिगत रूप से उससे एक छोटे से बेकार जहर डॉक्टर से भीख मांगूं। लेई कियानफेग अत्यंत क्रोध की प्रतिमूर्ति थे। अगर वह नकली है तो मैं, लेई कियानफेग, पूरी तरह से चेहरा खो दूंगा।
भले ही वह असली हो, हमारे सोल संप्रदाय की नींव के साथ, क्या हमारी तुलना एक भटकते जहर डॉक्टर के बेघर कुत्ते से की जानी चाहिए? मेरा आत्मा संप्रदाय इस जहर को विषमुक्त नहीं कर सकता, वह किस आधार पर ऐसा कर पा रहा है? संप्रदाय मास्टर, गुआंगमो जहर एक प्राचीन सींग वाले ड्रैगन से आया था जो 6 लाख साल से अधिक पुराना था। ये जहर कोई साधारण जहर नहीं था जिसका आसानी से समाधान किया जा सके। इसके बारे में सबसे डरावनी बात इसकी विषाक्तता नहीं थी, बल्कि इसके भीतर की विशेष जीवन शक्ति थी जो अपने शिकार की हड्डियों और आत्मा में भी प्रवेश कर सकती थी। यदि एक बड़ी मात्रा किसी की आत्मा में प्रवेश कर जाती है, तो दिव्य संप्रभु म्यू बिंग्यून भी केवल अंतिम मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता है। ये चर्चा बंद करो। जैसे ही लेई डेयान बोलने ही वाले थे, लेई कियानफेग ने उनकी बात काट दी। आधे महीने से अधिक समय तक इस लिंग युन द्वारा खेले जाने और उसकी परछाई का निशान तक न पाने के बाद, उसका पसंदीदा बेटा अब लिंग युन की साजिशों के कारण जीवन और मृत्यु के संतुलन में लटक रहा था। इन परिस्थितियों में वह कैसे शांत रह सकता था? फिर उसे अचानक याद आया और वह बुरी तरह चिल्लाया, बस इतना ही। थंडर टॉड, जाओ और वह उपहार प्राप्त करो जो दिव्य मार्शल क्षेत्र ने हमें दिया है। थंडर टॉड को यहाँ लाओ। क्या? थंडर टॉड। हर कोई बहुत डर गया, लेकिन थंडर टॉड एक जहरीली प्रजाति है। अगर सेक्ट मास्टर का इरादा जहर से लड़ने के लिए जहर का उपयोग करने का है, मुझे डर है। बस इसे अभी यहाँ लाओ, शायद यह मोर को बचा सकता है। लेई कियानफेग चिल्लाया। थंडर टॉड वास्तव में अपने जहर का उपयोग अन्य जहरों का प्रतिकार करने के लिए कर सकता था, विशेष रूप से लेई कियानफेंग के मार्गदर्शन में, जो एक शक्तिशाली दिव्य राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थे। लेकिन लेई कियानफेंग के जीवन में उन्होंने कभी भी यह अनुमान नहीं लगाया होगा कि लेई गुआंगमो का जहर एक जहरीले ड्रैगन से आया था। दिव्य स्वामी क्षेत्र। यद्यपि थंडर टॉड ड्रैगन के स्तर की तुलना में दुर्लभ था, ये केवल स्वर्ग और पृथ्वी के समान भिन्न होने का मामला था। जैसे ही थंडर टॉड ने गुआंगमो के शरीर में प्रवेश किया, उन्होंने शुरू में कुछ हद तक प्रभावशीलता देखी। लेई गुआंगमो के शरीर की लाली थोड़ी कम हो गई और उसकी दर्दनाक स्थिति भी स्थिर होने लगी। सभी खुश और आशान्वित रहने लगे। लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद लेई गुआंगमो का शरीर भयंकर रूप से झटके खाने लगा, जैसे कि उसे अचानक किसी चीज ने हिला दिया हो। ऐसा लग रहा था कि जहर टोड द्वारा दबाया जा रहा जहर क्रोधित हो गया था और अब पूरी ताकत से फूट रहा था। उसके शरीर से पहले से अनगिनत गुना अधिक जहरीली आभा के साथ लाल रंग का धुआं उठने लगा। क्या हुआ? ऐसा क्यों है? जियो किंगटोक का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह कर्कश होकर चिल्लाई, उद्धरण चिन्ह ... माँ बचाओ मुझे, आह है। उसके शरीर का हर हिस्सा तीव्र गर्मी से जलने लगा। लाल रंग का धुआं इतना गाढ़ा था कि अब यह उसके शरीर को ढक रहा था, जिससे उसे देखना मुश्किल हो गया था। अपने जीवन की आखिरी चीख निकालने के बाद लेई गुआंगमो के पास और कोई सांस नहीं थी। वह प्राचीन सींग वाले अजगर के जहरीले प्रभाव से मर गया था। मोर जियो किंगटोक जमीन पर गिरते ही गमगीन हो गई। संप्रदाय गुरु, मालकिन, संवेदनाएं। लेई तियानगांग ने धीरे से आह भरी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लेई कियानफेग स्थिर खड़ा था, मानो उसके पैर फर्श से चिपक गए हो। दर्द और गुस्सा उसकी टिमटिमाती पुतलियों में साफ झलक रहा था। उसके पूरे शरीर में ऐंठन हो गई और वह पीछे की ओर गिर गया, इसलिए उसकी एक झलक भी बाहर नहीं आई। संप्रदाय गुरु, लेई कियानदू भयभीत होकर चिल्लाया, उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लिंग यू। लेई कियानफेंग लिंग यू का नाम दोहराते रहे, जैसे कि उनकी आत्मा पर केवल वही नाम अंकित हो। आखिरकार उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली और एक पैशाचिक आभा उसके भीतर से तेजी से उभरी। वह पागलपन से दहाड़ा, लिंग यून, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तियानगांग, तुरंत सभी सक्रिय रक्षात्मक संरचनाओं को सक्रिय करें। सभी 64 हॉलों से सभी शिष्यों को बाहर भेजो। हर उस स्थान पर दांव लगाओ जहां लिंगयून प्रकट हो सके। एक बार जब आपको उसका ठिकाना मिल जाए, तो उसे मारने के लिए अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल करें। उसे 10,000 टुकड़ों में बांट दे। लेई कियानफेग की दहाड़ पूरे संप्रदाय में गड़गड़ाहट की तरह थी, जिससे संप्रदाय का हर सदस्य कांप उठा। इसके भीतर के क्रोध, द्वेष और घृणा ने संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य को भयभीत कर दिया। सभी 64 हॉलों से सभी शिष्यों को बाहर भेजो। इस आदेश से लेई तियानगन को बड़ा झटका लगा। उसने अब चेतन रूप से उत्तर दिया, संप्रदाय मास्टर, लिंग यून ने इतना घृणित कार्य किया है, वह संभवतः बहुत दूर भाग गया है। नहीं, वह निश्चित रूप से और अधिक के लिए वापस आएगा। वह निश्चित रूप से आएगा। सारा खून सीधे लेई कियानफेंग के पूरी तरह से लाल चेहरे तक पहुंच गया।
उसका पूरा शरीर कांप रहा था, मानो उसके शरीर की हर नस किसी भी क्षण फट सकती है। अब जाओ, अगर लिंग युन नहीं मिला तो कभी वापस मत आना। वर्तमान लेई कियानफेंग ने तर्क की सारी समझ खो दी थी। लेई तियांगांग ने आगे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की और तुरंत आदेश लेकर चला गया। इसके तुरंत बाद क्रोध की एक और भीषण गर्जना ने सोल संप्रदाय के चारों कोनों को भर दिया। लेई कियानफेंग की छाती एक उग्र बैल की तरह जोर से ऊपर नीचे उठती थी। इस माहौल में किसी की भी दूसरा शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। काफी देर के बाद लेई कियानफेंग की सांसें शांत होने लगी। उन्होंने एक और आदेश दिया, कियानडू तुरंत गुआन कियान, युवानजे और बाकी सभी शाखा संप्रदायों को सूचित करें, उन्हें मुख्य संप्रदाय में लौटने के लिए कहें और सभी शाखा संप्रदाय के नेताओं को व्यक्तिगत रूप से उन्हें वापस ले जाने के लिए कहें। उन्हें अभी जाने दो, एक क्षण बाद नहीं। लेई कियानफेंग के बेटे प्रशिक्षण के लिए विभिन्न शाखा संप्रदायों में फैले हुए थे। लेई गुआंगमो के मामले से लेई कियानफेंग भयभीत हो गए थे कि लिंग यू उनके अन्य बेटों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेई गुआंगमो मर चुका था और लेई कियानफेंग क्रोधित था। कुलीन 64 हॉलों को भेजे जाने के साथ संप्रदाय कुछ देर के लिए शांत हो गया और फिर एक और तूफान आ गया। कुछ ही समय बाद यू चे को जिरुयान से एक ट्रांसमिशन प्राप्त हुआ। सर लिंग यून, सोल संप्रदाय ने लेई गुआंगमो की मृत्यु की खबर भेजी है। ये रिपोर्ट करने के बाद वह चुप रही क्योंकि वह वास्तव में जानना चाहती थी कि यू चे ने लेई गुआंगमो को मारने के लिए किस तरह के भयानक जहर का इस्तेमाल किया था। ये समयरेखा मेरी योजना के अनुसार चल रही है। सोल संप्रदाय की ओर से क्या प्रतिक्रिया है? यू चे ने पूछा। लेई गुआंगमो लेई कियानफेंग का पसंदीदा बेटा था। उसके ठीक सामने जहर से मरने के कारण उसकी कुछ विवेक क्षमता खत्म हो गई। उसने वास्तव में सभी 64 हॉलों और सभी हॉल मास्टरों, वाइस हॉल मास्टरों के साथ साथ लगभग 2 मिलियन शिष्यों को चारों ओर घात और जाल लगाने के लिए सक्रिय कर दिया। आत्मा संप्रदाय, यहाँ तक कि उन्होंने उनके पास मौजूद हर रक्षात्मक गहन संरचना को भी सक्रिय कर दिया है। चूंकि ब्लैक सोल माउंटेन में छिपने के कई स्थान हैं और आपको वहां सबसे अधिक देखा गया है, ब्लैक सोल माउंटेन में कम से कम 1000 विषमघात लगाए गए हैं, जबकि उस क्षेत्र में रक्षात्मक संरचनाओं की संख्या 2000 से अधिक है। मेरा सुझाव है कि इस अवधि के दौरान सर लिंग यून को निश्चित रूप से सोल संप्रदाय के आसपास कहीं भी नहीं जाना चाहिए। उनके द्वारा उठाए गए ये उपाय ऐसे नहीं हैं जो हमने पहले कभी देखे हों और इन्हें बहुत लंबे समय तक बरकरार नहीं रखा जा सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये आदेश तब जारी किए गए थे जब लेई कियानफेंग आवेग में थे। कुछ दिनों में जब लेई कियानफेंग कुछ हद तक शांत हो जाएंगे तो हम निश्चित रूप से उनसे आदेश वापस लेने की उम्मीद कर सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं वह ये है कि मुझे पकड़ने के लिए उसने अपने सभी शिष्यों को 64 हॉलों से बाहर भेज दिया है, जिसका मतलब ये भी है कि मुख्य संप्रदाय के भीतर की सुरक्षा सामान्य से बहुत कमजोर है। जी रुयान ने जो कहा उसे सुनकर यू चे की आंखें चमकने लगी। हालांकि 64 हॉलों के शिष्यों की संख्या पूरे संप्रदाय की केवल 1/4 थी, इसके बजाय वे इसके सभी कुलीन वर्ग के थे। और अब जब उन सभी को बाहर भेज दिया गया था, तो इसका मतलब था कि हॉल मास्टर्स और वाइस हॉल मास्टर्स सहित सबसे बड़े खतरे अब संप्रदाय में नहीं थे। उद्धरण चिन्ह ... वास्तव में यही मामला है। यू चे ने जो कहा उसे सुनने के बाद जी रुयान को यह अजीब लगा। सर, क्या वास्तव में आपके मन में कुछ है? यून चे ने कोई जवाब नहीं दिया और पूछना जारी रखा। लेई कियानफेंग को पहले ही अपने सभी बेटों को शाखा संप्रदाय से लौटने का आदेश भेज देना चाहिए था। क्या मैं सही हूँ? ये यू चे का मुख्य लक्ष्य था। 2 घंटे पहले हमें वह खबर मिली थी। लेई कियानफेंग के 6 बेटे अब मुख्य संप्रदाय में वापस आ रहे हैं और उन्हें संबंधित शाखा संप्रदाय के स्वामी भी ले जा रहे हैं। शाम तक वे सभी मुख्य संप्रदाय में वापस आ जाएंगे। श्रीमान, आपको कल लगभग इसी समय पता चल जाएगा। यून चे ने प्रसारण समाप्त कर दिया। उसकी आंखों की पुतलियां पर एक ठंडी चमक चमक उठी। साउंड बटरफ्लाई ब्लेड को उठाते हुए उसने उसके ठंडे क्रिस्टल जैसे किनारे पर फिर से सींग वाले ड्रैगन का अधिक जहर लगाया। गहन शक्ति, अनगिनत जीवित प्राणियों द्वारा इसका पीछा किया गया। इसने किसी की आत्मा को मजबूत बनने की अनुमति दी, किसी को अधिक दीर्घायु होने की अनुमति दी और किसी को ऊंचे स्थानों पर बैठने की अनुमति दी। मजबूत और महान गहन शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी को महीनों और वर्षों, अनगिनत आकस्मिक मुठभेड़ों, बड़ी मात्रा में खेती के संसाधनों और अंतहीन मात्रा में खून और पसीने की आवश्यकता होती है। लेकिन थोड़ा सा जहर उन सभी को बेकार कर सकता है, सबसे बड़े प्राणियों को नष्ट कर सकता है। जहर सभी क्षेत्रों में एक डरावनी वस्तु थी।
उस समय जब युन चे अज्योर क्लाउड महाद्वीप में था और स्काई पॉइजन पर्ल के कब्जे में आ गया था, उसने इस तथ्य को गहराई से पहचान लिया था। उस समय उसकी गहन शक्ति दयनीय थी, फिर भी स्काई पॉइजन पर्ल की जहरीली क्षमताओं पर भरोसा करते हुए उसने अनगिनत विशेषज्ञों को कब्र में भेजा जो गहन शक्ति में उससे कहीं बेहतर थे। यहाँ तक कि पूरे संप्रदाय और कृषक परिवार भी। उसी समय चूंकि जहर इतना भयानक था, मोती ने अज्योर क्लाउड महाद्वीप के सभी महान विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया था। और उस संबंध में, चाहे वह जहर का हो या विषण का, स्काई पॉइजन पर्ल अद्वितीय था। जब वह अज्योर क्लाउड महाद्वीप में था तो स्काई पॉइजन पर्ल वास्तव में तुलना से परे डरावना था, लेकिन जब उसने इसके बारे में फिर से सोचा, अज्योर क्लाउड महाद्वीप में, और यह विचार करते हुए कि यह संभवतः सबसे निचले क्षेत्रों में से एक था, हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से डरावना था, इसे स्वर्ग की अवहेलना नहीं माना जा सकता। यहाँ तक कि इसके उपयोग की सबसे बड़ी ऊंचाई पर भी, अगर उसने मोती के भीतर सारा जहर छोड़ दिया तो वह एक संप्रभु गहन क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने में असमर्थ था। उस समय अज्योर क्लाउड महाद्वीप में उन्होंने स्काई पॉइजन पर्ल की जहर क्षमता की विशाल शक्ति का अनुभव किया था। हालांकि जब उन्हें हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर रैंकिंग और उसकी गहन ताकत के बार बार टूटने के बारे में पता चला, तो उन्हें स्काई पॉइजन पर्ल की जहरीली शक्तियों के बारे में कुछ संदेह होने लगा। जब विशेष रूप से ईश्वरीय क्षेत्र की बात आई तो उसने ताकत के कई बड़े स्तर देखे और उसका संदेह और अधिक गहरा और मजबूत हो गया। जहां तक दैवीय मार्ग के विशेषज्ञों की बात है, जहर का प्रभाव इतना कमजोर होगा कि उसका कोई प्रभाव दिखाई भी नहीं देगा। उसके बाद संसार के दर्पण के प्रभाव के कारण उसके जहर की उत्पत्ति ने खुद को अलग कर लिया। जब वह वापस आया तो जहरीली क्षमताएं धीरे धीरे ठीक होने लगी। इस अवधि के दौरान वह स्काई पॉइजन पर्ल के जहरीले आधे हिस्से की बरामदगी की जांच करने के लिए समय समय पर थोड़ा समय बिताते थे। आज तक जमा किया गया सारा जहर दैवीय तरीके के विशेषज्ञ की तो बात ही छोड़िए, यह एक सामान्य अधिपति को मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। हालांकि स्काई पॉइजन पर्ल को हेवनली प्रोफाउंड ट्रेजर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रखा गया था, जो ईश्वर क्षेत्र से काफी आगे था। वास्तव में इसका अस्तित्व सच्चे देवताओं से भी बड़ा होना चाहिए, इतना कि यह सृष्टि के देवताओं के समान स्तर पर हो। इस तरह के अनुपात का खजाना होने के लिए भले ही इसमें थोड़ा सा भी होना चाहिए, यह इतना भयानक होना चाहिए कि इसे इस युग में भी स्वर्ग को चुनौती देने वाला माना जाएगा। इतने लंबे समय तक अपनी जहरीली शक्तियों को जमा करने के बाद इसका सारा मौजूदा जहर प्राचीन सींग वाले ड्रैगन के जहर की एक छोटी पिन के आकार की बूंद के बराबर भी क्यों नहीं था, और अंतर स्वर्ग और पृथ्वी का था। क्या स्काई पॉइजन पर्ल की जहर शक्ति इतनी कमजोर थी, या क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें कुछ कमी थी? यह विचार एक बार फिर यूचे के दिमाग में कौंध गया। वह चढ़ने लगा, उसकी दिशा आत्मा संप्रदाय की ओर।